हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कॉमर्स एंड बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम कहते हैं डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के मीनिंग एंड डेफिनेशन डिस्कस करेंगे कि डायरेक्टिंग का मीनिंग क्या होता है और डेफिनेशन क्या होता है, और ये सीरीज ऑफ वीडियोस चलेंगे जिसमें सारा का सारा डायरेक्टिंग हम कवर कर लेंगे। तो फर्स्ट वीडियो में मैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टिंग करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इट डील्स विद इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज। तो डायरेक्टिंग का मतलब है इंस्ट्रक्शंस देना, गाइड करना, इंस्पायर करना एंड मोटिवेट करना एम्प्लॉयज को या सबऑर्डिनेट्स को। ठीक है, तो डायरेक्टिंग का मेन काम कौन करते हैं? मैनेजर्स। डायरेक्टिंग डज नॉट मीन ओनली इंस्ट्रक्शंस बट इट ऑल्सो includes supervising the employees when they are performing the job, motivating them to perform the job more efficiently and leading them towards the achievement of organizational goal। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि डायरेक्टिंग का मतलब सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देना नहीं होता। डायरेक्टिंग का मतलब कि मैनेजर अच्छी तरीके से सॉरी, गला बैठ गया। तो अच्छे तरीके से इंस्ट्रक्शंस और सुपरवाइज करे अपने एम्प्लॉयज़ को और सबऑर्डिनेट्स को, और देखे कि वो काम अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, और उनको मोटिवेट करता रहे टाइम टू टाइम कि अगर आप अच्छा काम करेंगे आपकी तनख्वाह बढ़ जाएगी। इंसेंटिव्स वगैरह दें जिसमें मॉनेटरी इंसेंटिव्स, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स सारा आ जाएंगे, जो मैं इन सीरीज ऑफ वीडियोज़ में कवर करूँगा। तो बेसिकली सारा का सारा जो इंस्ट्रक्शंस देने से लेकर उनको मोटिवेट करने के बीच में जितने भी प्रोसेस हैं वो सारे काम करवाए जिससे कि कंपनी का गोल अचीव हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग की डेफिनेशन क्या है? अर्नेस्ट डेल ने एक डेफिनेशन दी है जो मुझे बहुत पसंद है। डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू, मतलब अपने एम्प्लॉयज और जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उनको बताना क्या काम करना है, एंड सीइंग दैट दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, और ये देखना कि वो अपना 100% अपनी 100% एबिलिटी से वो काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो बेसिकली लोगों को काम देना, टेलिंग, उनको काम बताना, उनको काम देना, और ये देखना कि वो अच्छे तरीके से खड़े होके नहीं, मतलब जो मैनेजर हैं वो ये कहते हैं कि उनके सर पे खड़े रह के काम करवाते हैं, उस चीज़ को डायरेक्टिंग करते हैं। तो डायरेक्टिंग में सिर्फ और सिर्फ काम करवाना या इंस्ट्रक्शंस देना नहीं आ जाता, बल्कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, उनको पंप अप करना, उनको इंस्ट्रक्शंस वगैरह देते रहना टाइम टू टाइम, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं डायरेक्टिंग में, जिससे कि कंपनी का गोल हासिल हो सकता है। तो आई होप ये मीनिंग एंड डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डायरेक्टिंग का एक और टॉपिक करूंगा जिसे कहते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के क्या इंपॉर्टेंस है, किस किस तरीके से चलेंगे, ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मगर आपको अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो मीनिंग प्लस डेफिनेशन लिखनी बहुत ज़रूरी है, जिससे टीचर पे बहुत इंप्रेशन पड़ेगा। तो मीनिंग और डेफिनेशन मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस की हैं, उनको देखने के लिए आप इसकी लिंक जो डिस्क्रिप्शन है उसमें सारे लिंक दिए हुए हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है? टू इनिशिएट एक्शन। Employees start working on directions or instructions from the managers or superiors। जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो जब भी काम करना शुरू करेंगे, इनिशिएट करेंगे अपना एक्शन, तो वो कब करेंगे? तब करेंगे ना जब मैनेजर या उनका जो सुपीरियर है वो उनको डायरेक्शंस देगा। तो डायरेक्टिंग में काम शुरू किया जाता है किसके थ्रू? काम करता तो एम्प्लॉय है, मगर डायरेक्शंस कौन देता है? सुपीरियर। मैनेजर्स डायरेक्ट द एक्शन ऑफ एम्प्लॉयज टूवर्ड्स द प्री डिटर्मिन्ड गोल्स। जो मैनेजर्स हैं वो डायरेक्ट करते हैं एम्प्लॉयज को या अपने सबऑर्डिनेट्स को कि इस तरीके से काम करना है, और जो भी काम होता है वो पहले से प्री डिटर्मिन्ड प्लान्स, मतलब प्लान बनाया होता है पहले से ही कि किस तरीके से कैसे कैसे काम कराना है। तो फर्स्ट पॉइंट था टू इनिशिएट एक्शन, कि जब भी कोई काम शुरुआत करनी है तो वो डायरेक्टिंग से ही होगी, क्योंकि मैनेजर ही तो डायरेक्ट करेगा अपने सबऑर्डिनेट्स को कि काम को किस तरीके से करना है और कैसे शुरू किया जाए या कैसे खत्म किया जाए। नेक्स्ट आ जाता है टू इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट्स। एम्प्लॉयज आर वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स एंड देयर एफर्ट्स आर इंटीग्रेटेड विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन। अब आपको पता है कि एम्प्लॉयज जो है वेरियस लेवल्स पे काम कर रहे हैं, हर एक लेवल पे एम्प्लॉय अलग अलग तरीके से काम कर रहा है, उन सब में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना, ये डायरेक्टिंग फंक्शन का मेन मकसद होता है और इसी का मेन काम होता है। ठीक है, तो मैनेजर क्या करेगा? मैनेजर इंश्योर करेगा कि थ्रू डायरेक्टिंग वो सारे के सारे एम्प्लॉयज में कोऑर्डिनेशन फैला सके। तो जितना कोऑर्डिनेशन को अच्छा करेगा उसी तरीके से अच्छा काम होगा। ठीक है, थर्ड आ जाता है मीन्स ऑफ मोटिवेशन। तो डायरेक्टिंग के थ्रू सबऑर्डिनेट्स को पंप अप किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। ये मेन काम किसका है? मैनेजर का। मोटिवेशन इज इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग डेवलप्स द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड एनकरेजेस एम्प्लॉयज टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी। तो इसके अंदर क्या होता है? मोटिवेट किया जाता है एम्प्लॉयज को,
बिलोंगिंगनेस बढ़ाई जाती है कि ये जो कंपनी है ये आपकी है, कंपनी तरक्की करेगी तो आपकी भी तनख्वाह बढ़ जाएगी। तो ऐसे ऐसे करके जो मैनेजर्स हैं वो मोटिवेट करते हैं किनको, सबॉर्डिनेट्स को, ताकि वो बेस्ट स्टेबिलिटी से काम कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक तो स्टेबिलिटी और बैलेंस आता है ऑर्गेनाइजेशन में। कैसे आता है वो मैंने डिस्कस किया हुआ है सिंपल वर्ड्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हेन द एम्प्लॉयज आर वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स, जब भी एम्प्लॉयज डिफरेंट लेवल्स पे काम कर रहे हैं, दे डेवलप डिफरेंट एटीट्यूड्स एंड द बैलेंस बिटवीन देयर एटीट्यूड्स इज मेड बाय डायरेक्टिंग फंक्शन। सिंपल वर्ड्स में मान लो एक एक डिपार्टमेंट में काम हो रहा है, एक डिपार्टमेंट का क्लर्क है और दूसरा डिपार्टमेंट का मान लो इंजीनियर है। तो इंजीनियर और सॉरी जो क्लर्क है वो जब काम करते हैं तो उनके लेवल अलग अलग है, तो वो आपस में फुकरी ना मारने लग जाए या आपस में एटीट्यूड में ना आ जाए। तो डायरेक्टिंग का मेन मकसद ये है कि उनमें अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेशन बना के रखना। इफ देयर इज डिफरेंस इन द एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर, directing function creates balance in instructing the employees that their interest and the company's interest are in same direction। अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर में कोई फर्क पड़ जाता है, देखो वैसे तो जो सेम लेवल पे काम कर रहे हैं उनमें भी एटीट्यूड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। अगर डिफरेंट लेवल्स पे काम कर रहे हैं कि जैसे मैनेजर का एटीट्यूड अलग होता जा रहा है और जो क्या कहते हैं जो उसका सबऑर्डिनेट है उसका जो थिंकिंग है वो अलग होती जा रही है, तो इस थिंकिंग को भी एक ही जगह पे लेके आना, दोनों की थिंकिंग को सेम करना, ताकि दोनों का मकसद जो है वो तो कंपनी का गोल अचीव करना है ना। अगर कंपनी अच्छा करेगी तो दोनों की सैलरी बढ़ जाएगी। तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के रिलेशन भी अच्छे करने ताकि कंपनी में स्टेबिलिटी रहे। स्टेबिलिटी मतलब कंपनी खत्म ही ना हो जाए, कहीं कंपनी अपने एम्प्लॉयज पे खड़ी होती है और एम्प्लॉयज में अगर आपस में कोऑर्डिनेशन और बैलेंस नहीं रहा तो काम खत्म ही समझो कंपनी का। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है इसका लास्ट पॉइंट, टू फैसिलिटेट चेंज। आपको पता है कि टाइम टू टाइम लगातार डायनेमिक एनवायरनमेंट है, कुछ भी नई पॉलिसी आ जाती है गवर्नमेंट की या कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, जिसकी वजह से टाइम टू टाइम हर एक चीज़ को चेंजेस में लाना बिजनेस में बहुत ज़रूरी है। तो इसमें मैंने लिखा है ड्यूरिंग नहीं है, डायरेक्टिंग फैसिलिटेट चेंजेस व्हेन सुपीरियर्स गाइड सबऑर्डिनेट्स। डायरेक्टिंग फैसिलिटेट चेंजेस, जब भी एम्प्लॉय के काम करने में चेंज आएगा या सबऑर्डिनेट के काम करने में चेंज आएगा, वो कौन बताएगा? वो मैनेजर बताएगा कि इस तरीके से इसमें काम करो, ऐसे ऐसे काम करो, तभी चेंजेस आएंगे। अगर वो चेंजेस के बारे में नहीं बताएगा कि भाई नई टेक्नोलॉजी आ गई और हमें इस तरीके से काम करना है, तो किस तरीके से एम्प्लॉय को, कोई सपना थोड़ी ना आ रहा है, एम्प्लॉय को कौन बताएगा? सबऑर्डिनेट को बताएगा मैनेजर। मैनेजर के थ्रू ही ये सारा काम हो सकता है कि चेंजेस आए, क्योंकि मैनेजर लगातार देखता रहता है कि अपडेट्स क्या आ रही हैं, किस किस तरीके से आ रही हैं। सच चेंजेस आर बेटर फॉर बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को भी नई नई चीज़ें सीखने में मिलती हैं, मैनेजर उनको गाइड करता रहता है किस किस तरीके से नए नए तरीके से काम करना है, उनको भी नई चीज़ें सीखने को मिलती रहती हैं और कंपनी के लिए भी फ़ायदा हो जाता है क्योंकि उसके एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर समझ आ गई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ वो है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, जिसमें सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग के अंदर फर्स्ट टॉपिक सुपरविजन। सुपरविजन का मीनिंग डिस्कस करेंगे और आने वाली वीडियोस में मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सुपरविजन क्या होता है इसका मीनिंग डिस्कस करेंगे। सुपरविजन का सबसे पहले ये जो वर्ड है सुपर एंड विजन, इट इज डिराइव फ्रॉम टू वर्ड्स, सुपर एंड विजन। तो सबसे पहले सुपर का मतलब क्या होता है? ओवर एंड अबव। सुपर मतलब हमारे से जो ऊपर है, एंड विजन मीन्स सीइंग, मतलब विजन मतलब देखना, ठीक है। और हेंस इट मीन्स टू सी द एक्टिविटीज ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम ओवर एंड अबव। तो सुपरविजन का मतलब ये कि जो हमारे सर पे बैठा हुआ है, मतलब हमारा ऊपर वाला सुपीरियर बंदा है, वो हमारी एक्टिविटीज को लगातार सुपरवाइज कर रहा है, देख रहा है कि हम सही काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं। अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं तो हमारे काम को वो सही करेगा। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट सुपरविजन इज इंस्ट्रक्टिंग, के इंस्ट्रक्शंस देना, गाइड करना, मॉनिटर करना एंड ऑब्जर्विंग द एम्प्लॉयज वाइल दे डू देयर जॉब।
तो सिंपल वर्ड्स में सुपरवाइजर का मेन काम क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस देना, अपने से जो नीचे सबऑर्डिनेट्स हैं उनको गाइड करना कि किस किस तरीके से काम होगा, उनको मॉनिटर करना और ऑब्जर्व करना कि वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको समझाने की कोशिश की सुपरविजन। छोटी वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन। इंपॉर्टेंस मैंने इस वीडियो में इसलिए डिस्कस नहीं की कि उसके 7-8 पॉइंट है तो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाती, तो मेरी आदत है कि मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाता हूँ। तो आई होप ये सुपरविजन का मतलब आपको समझ आ गया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और वीडियो लेके आया हूँ जिसका टाइटल है इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन। सुपरविजन हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? जब भी आपको ये आए तो इसमें आप अपना मीनिंग ऐड कर सकते हो। अगर मीनिंग लिखोगे तभी अच्छे नंबर आएंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको पूछा हो इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह वगैरह, तो स्टूडेंट्स को मैं हमेशा मतलब बताता हूँ, गाइड करता हूँ कि उनको मीनिंग एंड डेफिनेशन अगर उस चीज़ की ऐड कर दोगे ना तो टीचर पे बहुत ज़्यादा इंप्रेशन रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन क्या है? इट एंश्योर्स इशूइंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो जो सुपरविजन है या सुपरविजन का मेन काम है, इसका मेन काम क्या होता है? जो क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शंस हैं उस चीज़ को इशू करना। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉप लेवल, जो भी टॉप लेवल है और मिडिल लेवल है, ये प्लान करते हैं। क्या प्लान करते हैं कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस देनी है, बट द इंस्ट्रक्शंस आर इशूड ओनली बाय सुपरवाइजरी लेवल। तो ये टॉप लेवल और मिडिल लेवल तो प्लान बनाते रहते हैं, मगर प्लान को लागू इंप्लीमेंट कौन करवाता है? सुपरवाइजरी लेवल पे जो सुपरवाइजर्स काम कर रहे होते हैं लेबरर्स के ऊपर, क्योंकि काम तो एक्चुअली में लेबरर्स ने करना है। जो भी प्लान बनाते रहें, अगर प्लान को अगर असलियत तक, हकीकत तक या एक्चुअली काम में लेके आना है तो जो सुपरवाइजर होते हैं वही काम करवाते हैं। अब आप खुद सोचो, सुपरवाइजर ही नहीं होगा तो कैसे काम होगा? तो जो भी ये सारा का सारा काम है, ये सुपरवाइजरी लेवल पे जो मैनेजर्स रखे होते हैं वो काम करवाते हैं। सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स एंश्योर्स इशूइंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू देयर सबऑर्डिनेट्स। तो जो भी ऊपर से मिडिल लेवल और टॉप लेवल ने प्लान किया है वो सारा का सारा नीचे इंप्लीमेंट करवाते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, किसको इंस्ट्रक्शन देते हैं? एम्प्लॉइज को, जो लोअर लेवल पे सबऑर्डिनेट्स को भी कह सकते हो। सेकेंड पॉइंट आ जाता है फैसिलिटेट्स कंट्रोल। whenever the workers are under constant supervision, then step by step check is to be kept by the supervisors। तो जब भी वर्कर्स के ऊपर लगातार सुपरविजन रखी जाती है तो स्टेप बाय स्टेप देखा जाता है कि वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कोई डेविएशन होती है, जो प्लान हमने बनाया उससे कोई डेविएशन होती है, इफ डेविएशन फ्रॉम प्लान अकर्स या अकर, देन इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस आर इशूड बाय द सुपरवाइजर्स। अगर वो प्लान के हिसाब से नहीं चलते, थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं या उनकी आउटपुट प्लानिंग के हिसाब से नहीं हो पा रही, तो सुपरवाइजर उसी टाइम उनको इंस्ट्रक्शंस देगा कि इस काम को इस तरीके से किया जाए, ताकि ये जो प्लान हमने किया है उसी हिसाब से, या जो इंस्ट्रक्शंस जो टॉप लेवल से आई हैं उसी हिसाब से काम चल सके। तो सुपरविजन एंश्योर्स स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज ऑफ सबऑर्डिनेट्स। सुपरविजन की वजह से ही जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनके सर पे खड़े होकर उनका काम कराया जा सकता है और स्ट्रिक्टली उनको मॉनिटर किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट, ये तो हर एक का आ जाता है कि फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब आप खुद सोचें कि अगर वर्कर्स के सर पे खड़े रहेंगे हमेशा सुपरवाइजर्स, तो वो कोई वेस्टेज नहीं कर पाएंगे, उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो फुलर यूटिलाइजेशन तो होना ही है। व्हेन द वर्कर्स आर कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्ड, जब भी वर्कर्स को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर किया जाता है या सुपरवाइज किया जाता है, देन दे यूज द रिसोर्सेज इन देयर बेस्ट मैनर विच लीड्स टू मिनिमम वेस्टेज। तो इसीलिए तो जब भी कोई वर्कर से काम कराया जाता है या कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर है, किसी भी टाइप का वर्कर है, जब तक मैनेजर या फिर जो उसका सुपीरियर हो उसके सर पे खड़े रहता है तो वो अच्छी तरह काम करते हैं, वेस्टेज नहीं करते। जैसे ही मैनेजर इधर उधर चला गया या उनके सुपीरियर इधर उधर चले गए तो वो रिलैक्स करने लग जाते हैं, काम नहीं करते, वेस्टेज करना शुरू कर देते हैं। तो जो सुपरविजन है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इससे फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होती है। नेक्स्ट पॉइंट है डिसिप्लिन। वर्कर्स आर मोर डिसिप्लिन्ड अंडर द स्ट्रिक्ट सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ सुपरवाइजर। ये तो कोई इसमें शक की बात ही नहीं है कि अगर कोई भी सुपरवाइजर अपने सबऑर्डिनेट्स के मतलब एकदम सर पे खड़े रह के काम करवाता है तो उससे उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और डिसिप्लिन भी बढ़ेगा। वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो इनडिसिप्लिन्ड होगा। नेक्स्ट, फीडबैक।
सुपरवाइजर्स आर द बेस्ट पर्सन्स टू गिव फीडबैक एज दे डायरेक्टली डील विद द सबऑर्डिनेट्स। सुपरविजन जो करते हैं सुपरवाइजर्स, वो अच्छा फीडबैक दे सकते हैं कि वर्कर्स को इन काम करने में ये प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो फीडबैक किसको देंगे? अपने हायर लेवल को, मिडिल लेवल को देंगे या टॉप लेवल को देंगे। सुपरवाइजर्स प्रोवाइड रिपोर्ट्स बनाते हैं रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ ईच वर्कर विच बिकम्स द बेस फॉर द परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो जो सुपरवाइजर है वही रिपोर्ट बनाते हैं कि हर एक एम्प्लॉय ने कितना काम किया, कैसे काम किया, ताकि उस रिपोर्ट के हिसाब से अगर उन एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो उनको तनख्वाह बढ़ सकती है, उनकी प्रमोशन हो सकती है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि भाई परफॉर्मेंस अप्रेजल लग गया है उसका, तो वही फीडबैक तैयार करेगा ना सारा का सारा। नेक्स्ट पॉइंट आता है इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन। जितनी अच्छी सुपरविजन होगी, जितना अच्छा सुपरवाइजर होगा, उतना ही अच्छा सुपरविजन करेगा और उसे कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी बिटवीन द वर्कर्स एंड द सुपीरियर्स। इसमें मैंने लिखा है सुपरवाइजर्स इशू इंस्ट्रक्शंस and orders to all the subordinates and make sure that these instructions are clear to all employees. Supervisors एकदम अच्छे तरीके से जितने भी उनके नीचे काम कर रहे हैं सबऑर्डिनेट्स, उनको अच्छे से ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करते हैं ताकि उनको सारी चीज़ें समझ आ जाएं किस तरीके से क्या क्या काम करना है। सुपरवाइजर्स ट्राई टू रिमूव द कम्युनिकेशन गैप बिटवीन सुपरवाइजर्स एंड द सबऑर्डिनेट्स। सुपरवाइजर का ये मेन काम भी होता है और वो अपनी काम में काफ़ी हद तक कामयाब भी रहते हैं कि जितना भी ये जो कम्युनिकेशन गैप है ना बिटवीन सबऑर्डिनेट एंड सुपरवाइजर, ये खत्म हो जाए बिल्कुल। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वर्कर एक्चुअली में सुपरवाइजर को बताएंगे, सुपरवाइजर ऊपर ऊपर बताता रहेगा। और अगर सुपरवाइजर के दिमाग में कोई काम है, जो भी प्लान परफॉर्मेंस है जो उसके सुपीरियर्स ने बताई हुई है, उसको अच्छी तरह से बताएगा किनको, एम्प्लॉयज़ को या सबऑर्डिनेट्स को जो उसके नीचे काम कर रहे हैं, तभी काम अच्छा चलेगा। तो कम्युनिकेशन गैप नहीं आने देता। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव्स मोटिवेशन। तो ये क्या करता है? टाइम टू टाइम मोटिवेट करता रहता है अपने एम्प्लॉयज़ को। सुपरवाइजर हेल्प्स द एम्प्लॉयज़ टू इम्प्रूव द मोटिवेशनल लेवल। सुपरवाइजर्स एनकरेज सबऑर्डिनेट्स को एनकरेज करता है टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट कैपेसिटी। वो बार बार उनको बताता रहता है कि इतना काम करना है, ऐसे करना है, अगर ऐसे करोगे तुम्हारी तनख्वाह बढ़ जाएगी, प्रमोशन हो सकती है, ऐसे ऐसे करके उनको लगातार मोटिवेट करता रहता है। एंड लास्ट पॉइंट इज ग्रुप यूनिटी बना के रखता है। सुपरवाइजर मेंटेन्स हार्मनी अमंग ऑल द वर्कर्स बाय सॉल्विंग द डिस्प्यूट्स। उनका छोटा मोटा कोई डिस्प्यूट हो जाता है उसको सॉल्व कर लेता है जुडिशियसली, ठीक है। तो किसी की पार्टीजन या फिर ये कह सकते हैं पार्शल एटीट्यूड नहीं रखता, ठीक है। तो वो ग्रुप को यूनिटी बना के रखता है, क्योंकि ग्रुप की यूनिटी बनी होगी तो अच्छा सारा का सारा डिपार्टमेंट काम करेगा। आई होप ये सारे आपको फंक्शंस जो है इसकी जो इंपॉर्टेंस है सुपरविजन की वो समझ आ गई होगी, और अगर समझ आ गई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है मोटिवेशन पे। टिल देन, हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मोटिवेशन क्या होती है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, ये इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मोटिवेशन क्या होता है? इट रेफर्स टू स्टिमुलेटिंग, inspiring and inducing the employees to perform to their capacity. सिंपल वर्ड्स में मोटिवेशन का मतलब होता है स्टिमुलेट करना, इंस्पायर करना या इंड्यूस करना, ताकि जो एम्प्लॉयज़ है वो अपनी बेस्ट एबिलिटी में काम कर सकें, अपना मैक्सिमम कैपेसिटी में दें। मोटिवेशन कैन नॉट बी फोर्स्ड या एनफोर्स्ड ऑन द एम्प्लॉयज़। मोटिवेशन किसी भी एम्प्लॉय पे फोर्स नहीं की जा सकती, वो तो उसके अंदर से ही उठेगा कि भाई उसने काम करना है। तो मोटिवेशन का मतलब सिंपल वर्ड्स में इंस्पायर करना, स्टिमुलेट करना, किसी भी एम्प्लॉय को उसे लालच देके भी किया जा सकता है। वो आगे कौन कौन से लालच होते हैं, कौन कौन से इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, वो आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं फीचर्स ऑफ मोटिवेशन कि मोटिवेशन के मेन फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो सबसे पहले मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना। जो मोटिवेशन है वो क्या होती है? मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग विच कैन नॉट बी फोर्स्ड इन द एम्प्लॉयज। ये एक इंटरनल फीलिंग है, साइकोलॉजिकल फीलिंग है, जो किसी के ऊपर जबरदस्ती थोपी नहीं जा सकती, ठीक है। ये हमारी इनर फीलिंग जब हमारे अंदर आएगी हम अच्छे तरीके से काम करेंगे। मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। जितना अच्छा एम्प्लॉय मोटिवेटेड होगा वो उतना ही अच्छा मेहनत से काम करेगा और कंपनी के जो गोल है उसके हिसाब से चलेगा और गोल को पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा। मोटिवेटेड पर्सन्स नीड नो सुपरविजन और डायरेक्शंस। जब भी मोटिवेटेड पर्सन होगा तो उसके सर पे खड़े होकर काम करवाने की जरूरत नहीं है सुपरवाइजर को, उसे पहले से ही पता होगा कि मैंने क्या काम करना है और किस तरीके से काम करना है, ठीक है। इट इंड्यूसेस पीपल टू बिहेव इन सच अ मैनर सो दैट दे कैन अचीव द गोल। तो मोटिवेशन ही जो एम्प्लॉयज हैं उनके बिहेवियर को इस तरीके से पंप अप करता है कि वो अपने गोल, मतलब जो पर्सनल गोल्स हैं प्लस जो एम्प्लॉयज के गोल्स हैं प्लस जो
कंपनी के गोल्स हैं वो सारे के सारे हासिल कर सके। तो मोटिवेशन हमेशा गोल ओरिएंटेड बिहेवियर को जनरेट करती है। थर्ड पॉइंट आ जाता है इसमें, मोटिवेटर्स कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। पॉजिटिव मोटिवेशंस भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं। पॉजिटिव मोटिवेशंस क्या आ जाता है, इट एम्प्लॉयज प्रमोशन, इंक्रीमेंट, बोनस, रिस्पेक्ट देना, एटसेट्रा एटसेट्रा, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयज हैं या सबॉर्डिनेट्स हैं वो पहले से और अच्छा काम करना शुरू कर देंगे। नेगेटिव मोटिवेशंस भी हो सकती हैं, जैसे अच्छा काम नहीं किया तो वार्निंग दे दी, प्रमोशन की जगह डिमोशन कर दी, उसका इंक्रीमेंट रोक दिया। ये क्या है, ये नेगेटिव मोटिवेशंस, मतलब ये डिमोटिवेट करेंगी एम्प्लॉयज को। तो ये तो था कि मोटिवेशन, जो मोटिवेटर्स या मोटिवेशंस हो सकती हैं वो नेगेटिव भी हो सकती हैं और पॉजिटिव भी हो सकती हैं। इसके बाद मैं फोर्थ पॉइंट पे आऊँगा, मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। क्यों कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि ये एक डिफिकल्ट टास्क है। मैनेजर्स कैसे मोटिवेट करेंगे एम्प्लॉय को, क्योंकि एम्प्लॉय का तो माइंड डायनेमिक है, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो मैनेजर्स मस्ट अंडरस्टैंड वेरियस टाइप्स एंड नीड्स, दैट इज ह्यूमन नीड्स, मेंटल नीड्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैनेजर को कई टाइप की नीड्स की स्टडी करनी है कि ह्यूमन नीड्स क्या क्या होती हैं, मेंटल नीड्स क्या क्या होती हैं, सर्वाइवल के लिए नीड्स कौन कौन सी चाहिए, उसे सारी नीड्स के बारे में पता होना चाहिए, ताकि वो एम्प्लॉय या सबॉर्डिनेट की नब्ज पकड़ सके कि ये किस पॉइंट से या किस बात से मोटिवेटेड फील करेगा और काम पहले से बेहतर करने लगेगा। सम गेट सेटिस्फाइड बाय मॉनिटरी इंसेंटिव्स, कुछ लोग मॉनिटरी इंसेंटिव्स, तनख्वाह बढ़ाने के लालच में मोटिवेटेड फील करते हैं। और सम नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स, नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स में जैसे कईयों को पंप अप कर दो कि भाई आप बहुत अच्छे काम करते हो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा है, विदाउट तनख्वाह बढ़ाए उसे पंप अप किया जा सकता है एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करके। कौन से मॉनिटरी इंसेंटिव एंड नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स हैं, ये सारे मैं आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट, मोटिवेशन इज अ डायनेमिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। मोटिवेशन एक डायनेमिक मतलब टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड एंड गोज ऑन चेंजिंग कंटिन्यूसली। तो मोटिवेशन, आज जो चीज़ आपको मोटिवेट कर रही है वो आपको कल चीज़ मोटिवेट नहीं करेगी। तो लगातार मैनेजर्स को मोटिवेशनल जो चीज़ें हैं वो चेंज करनी पड़ती हैं, ताकि एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहे और वो पहले से बेहतर काम करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10th क्लास में हैं तो आपको घर वाले कहते थे कि भाई 10th में अच्छे नंबर ले आओ तो आपको फ़ोन दिलवा देंगे, तो वो चीज़ मोटिवेशन रहेगी। अब 12th में आपके पास फ़ोन तो आ गया, अब आपको बाइक या कार की मोटिवेशन दे के जो पेरेंट्स हैं वो काम करवाएंगे। और एक बार कार आ गई तो जो हायर लेवल पे और ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए होगी ना काम करने के लिए। अगर कोई भी एक पर्टिकुलर नीड सेटिस्फाई होगी आपकी, तो वो आपको ज़्यादा मोटिवेट नहीं कर पाएगी। तो इसमें यही डिस्कस किया गया है कि मोटिवेशन इज़ डायनेमिक, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है और एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। लगातार आपको मोटिवेट करना पड़ेगा एम्प्लॉयज़ को या सबऑर्डिनेट्स को, ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर सकें। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मॉनेटरी इंसेंटिव्स और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, ये क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। व्हेन इंसेंटिव्स कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, अगर किसी भी इंसेंटिव को हम इन टर्म्स ऑफ मनी डिस्कस कर सकें या मेजर कर सकें, उसे मॉनेटरी इंसेंटिव या फाइनेंशियल इंसेंटिव कहा जाता है। दीज इंसेंटिव सेटिस्फाई द फिजियोलॉजिकल नीड्स, सिक्योरिटी नीड्स एंड सोशल नीड्स। तो बेसिकली सिक्योरिटी एंड सोशल नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं ये वाली जो इंसेंटिव्स हैं। यहाँ एंड आना चाहिए था, चलो एंड लिख लेता हूँ। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, इस टाइप के जो इंसेंटिव्स हैं इसमें क्या क्या आ जाता है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पे एंड अलाउंस, मतलब तनख्वाह बढ़ जाना। इसके अंदर आ जाता है रेगुलर इंक्रीमेंट इन द सैलरी, पे हाइक्स एंड अलाउंसेस डायरेक्टली लिंक्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज। कि एक तो तनख्वाह में इंक्रीमेंट करना या फिर पे बढ़ा देना, जो कि हमारे डायरेक्टली काम से रिलेटेड है, कि जितना अच्छा काम करेंगे उतनी अच्छी तनख्वाह होगी। तो फर्स्ट पॉइंट था पे एंड अलाउंस। नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग, अगर कंपनी का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट को शेयर करें एम्प्लॉयज़ के साथ, मतलब थोड़ा उनकी तनख्वाह और ज़्यादा बढ़ा दे। तो ये भी प्रॉफिट शेयरिंग भी एक टाइप का मॉनेटरी इंसेंटिव है, क्योंकि एम्प्लॉय को ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। उसके बाद को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन। बेसिकली इसमें क्या होते हैं, जितने भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उनको शेयर्स इशू किए कर दिए जाते हैं कंपनी के। इशूइंग शेयर्स ऑफ द कंपनी ऑन एक्सीडिंग अ फिक्स टारगेट, उनको कह देते हैं कि अगर आपने इतने टारगेट से ज़्यादा काम किया तो आपको कंपनी के इतने शेयर्स मिल जाएंगे। तो उनको पता होता है कि हमें हिस्सेदारी मिल जाएगी कंपनी की, तो और क्या चाहिए, तो वो अच्छा काम करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बोनस। सॉरी, बोनस में क्या होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट पेड टू एम्प्लॉयज फॉर रीचिंग टारगेट और एक्सीडिंग द टारगेट। अगर एम्प्लॉयज अपने टारगेट से ज़्यादा काम करते हैं तो उनको बोनस दे दिया जाता है, या टारगेट से ज़्यादा काम करें, टारगेट को अचीव करें तो उनको बोनस दे दिया जाता है। ये भी एक तनख्वाह में थोड़ा इजाफा या तनख्वाह में थोड़ा जो बढ़ोतरी है वो आती है इसमें। नेक्स्ट आ जाती हैं कमीशंस।
इंसेंटिव्स फॉर सेल्स डिपार्टमेंट, बेसिक सैलरी प्लस सेल्स इंसेंटिव। कमीशंस बेसिकली सेल्स डिपार्टमेंट के लिए होते हैं कि तुम इतना सेल करोगे तो तुम्हें इतनी कमीशन मिलेगी, तो इतना ज़्यादा सेल करते हैं तो उनको सैलरी तो मिलती है, प्लस कुछ सेल्स इंसेंटिव भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद वेज इंसेंटिव्स। इसमें क्या आता है, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम होता है, मतलब पेइंग मोर वेजेस टू एफिशिएंट एम्प्लॉयज, एफिशिएंट एम्प्लॉयज को ज़्यादा तनख्वाह देना और जो इनएफिशिएंट है उनको उनको उतनी की उतनी देना। तो इनएफिशिएंट को भी मोटिवेशन मिलती है कि भाई वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हमें भी अच्छा काम करके अपनी तनख्वाह में जो है इंक्रीमेंट लाना चाहिए। नेक्स्ट है रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जिसमें पेंशन लगाते हैं या प्रोविडेंट फंड या ग्रेचुटी एटसेट्रा एटसेट्रा। जब एम्प्लॉयज़ को पता है कि मुझे ये फैसिलिटीज़ मिलनी है, वो भी इन टर्म्स ऑफ मनी, तो वो तो अच्छा ही काम करेगा ना, तो उसको इससे पंप अप रहेगा और मोटिवेटेड फील करेगा। नेक्स्ट है पर्क्स एंड फ्रिंज बेनिफिट्स। इसमें क्या क्या आ जाता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ देना उनको फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन या हाउसिंग फैसिलिटी वगैरह दे देना। तो अगर किसी भी एम्प्लॉय को पता है कि मेरे को ये चीज़ें ऐड ऑन मिल जाएंगी, कि घर जहाँ पे रहता हूँ वहाँ का रेंट मिल जाएगा, मेडिकल फैसिलिटी के पैसे मिल जाएंगे और मेरे बच्चों की जितनी भी फीस है वो भी मुझे मिल जाएगी, तो वो मोटिवेटेड फील करेगा अच्छा काम करने के लिए। तो अगर ये सारी बातें आपको समझ आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स के ऊपर। तो ये मॉनेटरी इंसेंटिव्स में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो पैसे की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं और जिससे कि एम्प्लॉयज़ को या सबऑर्डिनेट्स को पंप अप किया जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बिजनेस स्टडीज़ या कॉमर्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है नॉन मॉनेटरी और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। बेसिकली ये होते क्या हैं, इसमें क्या होता है, विदाउट तनख्वाह बढ़ाए ही जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको मोटिवेट किया जाता है। ठीक है, इट इज़ मोर सूटेबल, ये किसके लिए सूटेबल है, फॉर हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़, जो हायर लेवल पे काम करते हैं एम्प्लॉयज़, क्योंकि उनकी तनख्वाह तो पहले से ही हाई होती है, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है। इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टेटस, नंबर 1 स्टेटस, इट रेफर्स टू रैंक, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्निशन एंड प्रेस्टीज रिलेटेड टू जॉब। क्योंकि जो हायर लेवल एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी तनख्वाह तो पहले से हाई होती है, तो उनको चाहिए होता है कि हमारा स्टेटस अच्छा हो जाए, रैंक अच्छा हो जाए, हमारे पास अथॉरिटी पावर ज़्यादा आ जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें दे के भी उनको मोटिवेट किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। इसमें क्या आ जाता है, इसमें सबसे पहले सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप आ जाता है, जो कि अच्छा होगा तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, अगर पॉजिटिव रहेगा ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी और अच्छी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। थर्ड पॉइंट इसमें आ जाता है करियर एडवांसमेंट, जिसमें प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़, अगर किसी भी एम्प्लॉय को पता लगे कि उसकी प्रमोशन हो सकती है तो वो और ज़्यादा मोटिवेशन से काम करेगा, इंसेंटिव्स मिल जाएंगे ना उसे काम करने के। जॉब एनरिचमेंट, मतलब उसे मोर चैलेंजिंग जॉब प्रोवाइड करना, तो बेसिकली इट मीन्स असाइनमेंट ऑफ मोर चैलेंजिंग जॉब, ज़्यादा चैलेंजिंग जॉब और ज़्यादा डिफिकल्ट जॉब देंगे तो उससे और ज़्यादा मोटिवेशन या फिर इंसेंटिव्स क्रिएट होंगे कि मैं और मेहनत से काम करूँ। नेक्स्ट आ जाता है एम्प्लॉयज़ रिकॉग्निशन। एम्प्लॉयज़ रिकॉग्निशन में क्या आ जाता है, स्पेशल रिगार्ड और रिस्पेक्ट विच सेटिस्फाइज द ईगो ऑफ सबऑर्डिनेट्स। तो जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं अगर उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा और उनको रिकॉग्निशन दी जाएगी तो भी उनकी जो ईगो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और उनको काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव्स मिलेंगे अच्छा काम करने के लिए, क्योंकि हर एक को रिस्पेक्ट तो चाहिए ही ना। नेक्स्ट है जॉब सिक्योरिटी। अगर हम उनको कह दें कि भाई आपकी जॉब जो है परमानेंट हो चुकी है तो और ज़्यादा उनको इंसेंटिव मिलेंगे काम करने के लिए, क्योंकि परमानेंट जॉब होगी तो वो मजाक में नहीं ना लेंगे किसी भी काम को, क्योंकि उनको पता है कि पक्की नौकरी से निकाले जाएंगे तो और कहीं पक्की नौकरी ढूंढनी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन, इसमें क्या आ जाता है, इट इन्वॉल्व्स बेसिकली इसमें इट इंक्लूड्स द इन्वॉल्विंग द एम्प्लॉय इन डिसीजन मेकिंग। अगर हम अपने एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करवाते हैं कि कोई भी काम होगा या कोई भी कंपनी का मेजर डिसीजन होगा तो आप अपना सलाह मशवरा दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, तो वो भी एम्प्लॉयज़ को काफ़ी ज़्यादा या सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करती है। नेक्स्ट आ जाता है अटॉनमी। अटॉनमी मतलब फ्रीडम, प्रोवाइडिंग मोर फ्रीडम टू सबऑर्डिनेट्स विच डिवेल्स मोर कॉन्फिडेंस। अगर उनको ज़्यादा फ्रीडम देंगे काम करने की तो उनको कॉन्फिडेंस आएगा। फ्रीडम का मतलब ये भी नहीं है कि नेगेटिव फ्रीडम कि उनको खुली छूट दे दो, उससे तो बेलगाम हो के वो कुछ भी करना शुरू कर देंगे। मैनेजर उनके सर पे रहे, उनको अच्छी तरह से डायरेक्ट करता रहे और उनको काम करने में जितनी फ्रीडम चाहिए उतनी फ्रीडम दे। तो आई होप ये नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स आपको सारे समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लीडरशिप होगा। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा लीडरशिप का टॉपिक, जो कि बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस मतलब बिजनेस स्टडीज़ एंड कॉमर्स में लीडरशिप क्या होता है और उसके फीचर्स क्या होते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लीडरशिप क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है
of influencing the behavior of the people at work towards the achievement of specific goal. बेसिकली लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को, लोगों के बिहेवियर को, जो हमारे से नीचे काम करते हैं उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस, असर डालने की कोशिश करते हैं ताकि हम कोई पर्टिकुलर गोल को हासिल कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फीचर्स। इसके फीचर्स क्या हैं? फीचर्स को कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो मेन फीचर्स हैं वो मैंने लिखे हैं, वैसे इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। फर्स्ट है एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर्स। लीडरशिप में क्या होता है? हम हमारे अंदर की जो एबिलिटी है जिससे हम दूसरों को असर डाल सकते हैं, अपने एक्ट से दूसरों को असर डालना, इफेक्ट करना, इन्फ्लुएंस करना, उसे लीडरशिप कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इट ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर। लीडरशिप क्या करता है? अपने हरकतों से और अपने काम करने के तौर तरीके से, अपने भाषणों से, अपने जो एक्ट से दूसरों के बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करता है टूवर्ड्स द गोल। ठीक है, गोल की तरफ लेके जाना चाहता है उनको। इट शोज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर्स। जो लीडरशिप है वो हमें दिखाती है कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है किसके बीच में? जो लीडर है और फॉलोअर्स हैं उनके बीच में बहुत एक अच्छा रिलेशनशिप है, तभी तो फॉलोअर्स उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। लीडरशिप क्या कहती है? लीडरशिप लोगों को इन्फ्लुएंस करती है कि ये हमारा गोल है और इस कॉमन गोल की तरफ हमने जाना है। तो लीडर को लोग फॉलो क्यों करते हैं? क्योंकि एक यूनियन बन जाती है, यूनियन इन द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या कुछ बन जाता है, तो वो फॉलो, जो अपने फॉलोअर्स हैं उनको अपने साथ मिला के कॉमन गोल की तरफ जो है जाना चाहता है। नेक्स्ट आ जाता है कंटिन्यूस प्रोसेस। जो लीडरशिप है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये नहीं कि आज लीडरशिप है और कल नहीं होगी। लीडरशिप तो लगातार चलती रही है, पिछले टाइम पे भी और आने वाले टाइम पे भी चलती रहेगी। नेक्स्ट जो टॉपिक मैंने करवाना है नेक्स्ट वीडियो में वो होगा मैनेजर वर्सेस लीडर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा बिजनेस स्टडीज का एक और टॉपिक जिसे हम कहेंगे लीडरशिप या लीडर वर्सेस मैनेजर और मैनेजर वर्सेस लीडर। इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? मैनेजर और लीडर में क्या डिफरेंसेस हैं? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैनेजर इज ऑलवेज अ लीडर। मैनेजर जो होता है वो हमेशा लीड करता है अपनी टीम को, अपने डिपार्टमेंट को, तो मैनेजर हमेशा लीडर होता है। लीडर मे नॉट बी अ मैनेजर। लीडर जो होता है वो मैनेजर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जाम्पल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें जो लीडर्स हैं वो पार्टीज को मैनेज नहीं करते, उनके जो नीचे जो सेक्रेटरीज वगैरह हैं वो मैनेज करते हैं। तो मैनेजर जो है हमेशा लीडर होगा अपनी टीम का, मगर जो लीडर है वो हमेशा मैनेजर नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजर। मैनेजर हैव फॉर्मल अथॉरिटी। जो मैनेजर है उसके पास फॉर्मल अथॉरिटी होती है अपने सबऑर्डिनेट से काम करवाने की, मगर जो लीडर है उसके पास इनफॉर्मल अथॉरिटी होती है। उसको फॉर्मली थोड़ी ना कहा जाता है कि तुम ऐसा ऐसा कर सकते हो। तो लीडर तो टीम का भी हो सकता है, लीडर पॉलिटिकल पार्टी का भी हो सकता है, लीडर किसी भी ग्रुप का हो सकता है। ठीक है, लीडर के पास फॉर्मल अथॉरिटी नहीं होती। नेक्स्ट मैनेजर क्या कहता है? मैनेजर इन्फ्लुएंस बिहेवियर टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो मैनेजर है उसका मेन फोकस होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल या कंपनी के गोल को फोकस करे और उसी के हिसाब से काम करवाए। ऑन द अदर हैंड जो लीडर होता है वो लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है टुवर्ड्स ग्रुप गोल, जो भी उस ग्रुप का गोल है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पॉलिटिकल पार्टी में चल रहे हो तो ग्रुप का गोल है इलेक्शन को जीतना। अगर आप मतलब कोई और फ्रेंड सर्कल में हो तो ग्रुप का गोल है कि सारे फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करके रखना। तो अलग अलग गोल है। तो जो मैनेजर है उसका मेन मकसद यही होता है कि वो कंपनी के गोल को हासिल करे, और जो वैसे लीडर है उसका मेन जो मकसद होता है, गोल होता है, वो ग्रुप, जिस ग्रुप का वो लीडर है उस ग्रुप के गोल को हासिल करे। नेक्स्ट मैनेजर में क्या होता है? मैनेजर एग्जिस्ट इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर जो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होता है, और जो लीडर है वो फॉर्मल में भी हो सकता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकता है। ठीक है, ये इनफॉर्मल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है ये मैंने ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं पूरी की पूरी प्लेलिस्ट के अंदर। प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैनेजर परफॉर्म्स ऑल फंक्शंस। मैनेजर प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एटसेट्रा सारे फंक्शन करते हैं, मगर लीडरशिप सिर्फ एक ही काम करती है, डायरेक्टिंग। लीडरशिप अपने फॉलोअर्स को डायरेक्ट करती है कि इस तरीके से करो, वैसे करो, ये करो, वो करो, बस कहानी खत्म। तो ये था आपका टॉपिक जिसको हम कहेंगे डिफरेंस बिटवीन मैनेजर एंड लीडर। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपके लिए लाने वाला हूँ वो है टाइप्स ऑफ लीडरशिप, जो नेक्स्ट वीडियो में आएगी। अगर आप हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा बिजनेस स्टडीज का एक और टॉपिक जिसे हम कहते हैं टाइप्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप कितनी टाइप्स की होती है वो डिस्कस करेंगे। वेरियस टाइप्स होती है, मगर +2 के सिलेबस के हिसाब से जो होती है वो डिस्कस करेंगे हम। तो सिंपल वर्ड्स में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सबसे पहला है ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन लीडरशिप।
ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेरियन लीडरशिप क्या होती है, चलिए डिस्कस करते हैं। सच लीडर्स एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट्स। वो लीडर्स जो अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल रखना चाहते हैं, ठीक है, और ऑल द डिसीजंस आर टेकन विदाउट कंसल्टिंग द सबऑर्डिनेट्स। जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो सबऑर्डिनेट की मंजूरी से नहीं, अपनी मन मर्जी से लीडर लेगा। इस टाइप की लीडरशिप को ऑटोक्रेटिक लीडरशिप एंड अथॉरिटेरियन कहते हैं। जैसा कि नाम है, ऑटोक्रेटिक मतलब अपनी मर्जी करना, या फिर अथॉरिटेरियन दूसरों पे अथॉरिटी अपनी झाड़ना। मतलब जब भी वो कोई डिसीजन लेगा वो अपनी मन मर्जी करेगा, जो भी ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेरियन लीडर होगा, और नीचे वाले जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके उनसे पूछेगा ही नहीं, ठीक है। तो वो जो ऑटोक्रेटिक लीडर है वो चाहेगा कि मेरा फुल कंट्रोल रहे, जो भी उसके फॉलोअर्स हैं, जो भी उसके नीचे काम करते हैं, सब पे, ठीक है। तो नेक्स्ट में चलते हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिक लीडरशिप जैसे कि नाम है, लीडर टेक्स डिसीजन इन कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन विद सबऑर्डिनेट्स। जो भी लीडर होगा वो डिसीजन लेगा, मगर सारे के सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं या फिर उसके जो फॉलोअर्स हैं उनकी रजामंदी से लेगा। लीडर फॉलोज द ओपिनियन ऑफ द मेजोरिटी। लीडर वही काम करता है जो मेजोरिटी में कहा जाता है, जो मेजोरिटी कहेगी उसकी ऑर्गेनाइजेशन की या पार्टी की, जो भी उसकी जो उसके नीचे फॉलोअर्स हैं, जो भी मेजोरिटी ऑफ फॉलोअर्स कहेंगे वही उसको करना पड़ेगा और वो वही चीज़ फॉलो करेगा। तो इसमें अथॉरिटेरियन में क्या है, अपनी मनमर्जी करेगा लीडर, और डेमोक्रेटिक में क्या है, जो मेजोरिटी कहेगी वही करेगा। नेक्स्ट है फ्री इन लीडरशिप। इसमें क्या है, कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स। इसमें क्या है, फ्री इन लीडरशिप में जो भी लीडर्स होते हैं वो पूरी की पूरी नीचे पावर दे देते हैं, जो भी उनके नीचे फॉलोअर्स होते हैं उनको पावर्स दे देते हैं कि आप अपनी मर्जी से जो करना है करो। तो फ्री इन लीडरशिप भी सही नहीं है, और मतलब ये जो अथॉरिटेरियन है वो भी सही नहीं है। डेमोक्रेटिक ठीक है कि जो भी हमारे फॉलोअर्स हैं उसको वो जो बात कहना चाहते हैं, जो मेजोरिटी है उसको फॉलो किया जाए। तो ये थे टाइप्स ऑफ लीडरशिप। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है और एलिमेंट्स क्या होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है कम्युनिकेशन और इसके एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन होता क्या है? इट रेफर्स टू ट्रांसमिशन और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, व्यूज़, मैसेजेस, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस बिटवीन टू और मोर देन टू पीपल। दो या दो से ज़्यादा लोगों में ट्रांसमिशन या एक्सचेंज होना, किनका, आइडियाज़ का या व्यूज़ का या मैसेज का या इन्फॉर्मेशन का, उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में दो लोग या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में अगर आपस में कम्युनिकेशन होने का मतलब है एक्सचेंज हुआ, किस चीज़ का, आइडियाज़ का, व्यूज़ का, मैसेजेस का, इन्फॉर्मेशन का, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी कि ये क्या है कम्युनिकेशन। अब चलते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन के। एलिमेंट्स कौन से हैं कम्युनिकेशन के? कम्युनिकेशन किन के बिना अधूरी रहेगी? तो सबसे फर्स्ट आ जाता है सेंडर। सेंडर कौन होता है? अ पर्सन हु कन्वेज द मैसेज और आइडिया दैट कम्स इन हिज और हर माइंड। कोई भी ऐसा पर्सन जिसके दिमाग में कोई मैसेज या आइडिया है और वो दूसरे को कन्वे कर दे, वो इंसान कौन है? सेंडर। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है या एलिमेंट है कम्युनिकेशन का, वो है मैसेज। मैसेज क्या होता है? बेसिकली कंटेंट ऑफ आइडिया, कोई भी आइडिया का कंटेंट या सजेशंस के, वैसे तो सजेशंस कहते हैं कई लोग, मगर जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो सजेशंस होती है, ठीक है। ये मुझे भी काफ़ी देर बाद पता लगा था, किसी इंग्लिश के प्रोफेसर ने मुझे टोक दिया था, तो फिर मैं तब से बोलने लग गया। द कंटेंट ऑफ आइडिया और सजेशंस विच सेंडर वांट्स टू शेयर विद रिसीवर। तो मैसेज बेसिकली क्या है कि जो भी कंटेंट या आइडिया या कोई भी सजेशन है जो कि आप रिसीवर से शेयर करना चाहते हो, वो चीज़ क्या है? मैसेज। थर्ड पार्ट है एनकोडिंग। एनकोडिंग में क्या आता है? रिसीवर, जो इंसान रिसीव कर रहा है, कन्वर्ट्स द आइडिया, कन्वर्ट किसको करेगा? आइडिया, इनटू अ लैंग्वेज और अदर कम्युनिकेशन सिंबल्स लाइक पिक्चर्स, जेस्चर्स एट्सेट्रा। दिस इज नोन एज एनकोडिंग। जो भी रिसीवर है वो उस आइडिया को अपने दिमाग में पिक्चर बना लेगा कोई, या फिर कोई जेस्चर बना लेगा, या कोई सिंबल को सिंबल बना के उसको याद रखने की कोशिश करेगा। दैट इज कॉल्ड एनकोडिंग। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है मीडिया। मीडिया बेसिकली क्या होता है? मीडिया बेसिकली क्या होता है? इट इज अ वे और मीन्स थ्रू विच एनकोडेड मैसेज हैज़ टू बी ट्रांसमिटेड टू रिसीवर। जो भी एनकोडेड मैसेजेस हैं वो जब तक रिसीवर के पास नहीं जाते, जिस तरीके से जाते हैं, तरीके से, जैसे आपने कॉल की तो कॉल एक मीडिया है, मीडिया मतलब मीडियम, ठीक है। अगर आपने बातचीत की तो वो भी एक मीडियम है, आपने लेटर लिख दी वो भी एक मीडियम है। तो इसके एग्जांपल्स हैं
फ़ोन, लेटर, इंटरनेट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सारे मीडियम्स हैं जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डिकोडिंग। इट रेफर्स टू कन्वर्टिंग द एनकोडेड मैसेज इनटू लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। बेसिकली इसमें क्या होता है, जो भी हमें मैसेज आता है हम उसको कन्वर्ट करते हैं और अपने लैंग्वेज में और अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उस मैसेज को समझ लेते हैं। नेक्स्ट है रिसीवर। रिसीवर कौन है? रिसीवर कोई भी एक ऐसा पर्सन who receives the communication and understand the message, जिसके लिए कम्युनिकेशन की गई है, जो कम्युनिकेशन को रिसीव करता है और मैसेज को अंडरस्टैंड कर पाता है या नहीं भी कर पाता, वो भी रिसीवर तो हुआ ही ना। नेक्स्ट आ जाता है फीडबैक। फीडबैक में क्या है? रिसीवर सेंड्स हिज रिस्पॉन्स ऑन द आइडिया और मैसेज टू द सेंडर। जो सेंडर है उसको रिसीवर फीडबैक देता है कि आपके आइडिया के हिसाब से ये काम हुआ है, वो काम हुआ है। तो फीडबैक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। व्हेन रिस्पॉन्स रीचेज द सेंडर देन ओनली कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड्स। जब भी इसका रिस्पॉन्स, किसका? रिसीवर का रिस्पॉन्स सेंडर के पास जाएगा, तभी हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा हो गया है। इसमें एक शॉर्ट टॉपिक भी आता है जिसको कहते हैं नॉइस। नॉइस क्या होता है? एनी एलिमेंट विच रिजल्ट्स इन डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रैक्शन और इंटरप्शन इन द कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन में किसी भी वजह से डिस्टर्बेंस या मतलब डिस्ट्रैक्शन या इंटरप्शन क्रिएट होती है, उसको हम नॉइस कहते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक जो आने वाला है वो है फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन में फॉर्मल, इनफॉर्मल। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन में कई दो आ जाते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। इस वीडियो में मैं सिर्फ फॉर्मल कम्युनिकेशन डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन होता क्या है? इट रेफर्स टू ऑफिशियल कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है बिटवीन सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में, इसको हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, इट रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ व्यूज और मैसेजेस और इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑफिशियल मैटर। किसी भी ऑफिशियल मैटर में दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में आपस में मतलब कम्युनिकेशन हुई हो या एक्सचेंजिंग ऑफ आइडियाज हुआ हो, जो भी ऑफिशियल मैटर्स हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? बेसिकली दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में फॉर्मल टॉक्स होना विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन जनरली टेक्स प्लेस इन रिटन फॉर्म। ज्यादातर ये रिटन फॉर्म में होता है, जैसे कि लेटर्स या इशू ऑफ नोटिस या मीमो बनाने होते हैं कंपनी में। इसमें वर्बल कम्युनिकेशन और ओरल कम्युनिकेशन को अवॉइड किया जाता है। बेसिकली वर्बल एंड ओरल चैनल्स आर अवॉइडेड इन फॉर्मल कम्युनिकेशन, क्योंकि अगर आप लेटर लिख के देंगे और अगले ने कोई एक्शन नहीं लिया तो आपके पास सबूत होगा ना कि मैंने तो उसको ऑफिशियली दिया था, उसने काम नहीं किया। अगर वर्बली बोलते अगर अगला मुकर जाएगा कि मुझे तो जी आए नहीं थे कुछ। तो इसीलिए जब भी कंपनी में कोई काम होता है ऑफिशियल काम, वो ज्यादातर रिटन में होता है। ठीक है, आई होप आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन का समझ आ गया होगा क्या चीज होती है। छोटी सी वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक टॉपिक लेके आया हूँ बिजनेस स्टडीज का, जिसे हम कहते हैं टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन में सबसे पहला टाइप आ जाता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट से बात करता है या फिर सुपीरियर सबऑर्डिनेट को कोई इंफॉर्मेशन देता है इन रिटर्न में, ज्यादातर रिटर्न में होती है। ठीक है, तो डाउनवर्ड मतलब जो सुपीरियर है वो सबऑर्डिनेट को इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है। अगर इससे उल्टा चलें, अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? सबऑर्डिनेट कोई इंफॉर्मेशन, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन सुपीरियर को पास ऑन कर रहा है, तो अपने से ऊपर जा रहा है ना, तो इसे अपवर्ड कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में क्या होता है? एक डिपार्टमेंट का मैनेजर दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर को या एक से ज्यादा मैनेजर्स को, अपने सेम लेवल के मैनेजर्स को कोई रिटर्न में कम्युनिकेट करता है या कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन देता है, उसे क्या होता है? उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है? डायगोनल कम्युनिकेशन सिंपल वर्ड्स में, जब भी कोई एक डिपार्टमेंट का मैनेजर दूसरे डिपार्टमेंट के, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन मैनेजर सेल्समैन से बात करता है, सेल्स मैनेजर से नहीं, अगर सेल्स मैनेजर से बात करता तो वो तो क्या हो जाता? सेल्स मैनेजर से बात करता तो वो ये हो जाता, क्या कहते हैं यहाँ पे, यार मैंने स्पेलिंग गलत लिख ली है, मैनेजर
मैनेजेस लिख दिया था मैंने, ठीक है। तो अगर कोई भी प्रोडक्शन मैनेजर अपने से लो लेवल के किसी और डिपार्टमेंट के बंदे से बात करता है, एम्प्लॉय से बात करता है, जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर सेल्समैन से बात कर रहा है, तो इसे हम डायगोनल कम्युनिकेशन कहेंगे, ठीक है। और भी कई टाइप के जो कम्युनिकेशन है वो आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है व्हील पैटर्न। व्हील पैटर्न में क्या होता है, ऑल इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम वन पर्सन, एक ही पर्सन से सारी इन्फॉर्मेशन फ्लो होती है, हु इज़ जनरली अ लीडर इन द ग्रुप। तो इसको मैंने बताया कि जो ए है, ए के पास सारी इन्फॉर्मेशन है और ए अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जितने भी सारे एम्प्लॉयज़ या उसके फॉलोअर्स या जो भी हैं उनको पास ऑन करेगा। इसको व्हील पैटर्न जो कम्युनिकेशन है वो कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है चेन पैटर्न। चेन पैटर्न में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम इमीडिएट बॉस एंड इन्फॉर्मेशन इज पास टू इमीडिएट सबऑर्डिनेट। इसमें क्या होता है, ऊपर वाला इंसान नीचे वाले को, मतलब ऊपर वाला जो सुपीरियर है उसने अपने सबऑर्डिनेट को इन्फॉर्मेशन दी, उसने अपने सबऑर्डिनेट को दी, उसने अपने सबऑर्डिनेट को दी, और यही प्रोसेस लगातार चलता रहता है। नेक्स्ट आ जाता है सर्कल पैटर्न। सर्कल पैटर्न में क्या होता है, ईच पर्सन कम्युनिकेट्स विद टू इन अ सर्कल मैनर। मतलब हर कोई इंसान, जैसे ए है, ए ने बी से भी बात करनी है, डी से भी कम्युनिकेशन पास करनी है, और बी ने ए से भी करनी है और सी से भी करनी है, एंड वाई से वर्सा। तो इसे कहते हैं सर्कल पैटर्न। नेक्स्ट आ जाता है ऑल सोर्स पैटर्न। ऑल सोर्स पैटर्न में क्या होता है, नो फिक्स्ड पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें कोई फिक्स्ड पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता, कोई भी किसी से भी बात कर सकता है, जैसे ए बी से भी कर सकता है और सी से भी कर सकता है, डी से भी कर सकता है, एंड वाई से वर्सा। कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है इन्वर्टेड वी। इसमें क्या होता है, सबऑर्डिनेट इज अलाउड, अलाउड कैसे लिखा है यार मैंने, ये ई प्रॉपर डाल देता हूँ। सबऑर्डिनेट इज अलाउड टू कम्युनिकेट विद हिज इमीडिएट सुपीरियर एंड ऑल्सो विद सुपीरियर ऑफ हिज सुपीरियर। इसमें क्या है, जैसे मान लो बी जो है वो सुपीरियर है, मैं इसको बैक करता हूँ, मैं दिखाता हूँ कि बी सुपीरियर है। बी जो है उसके नीचे दो इंसान काम करते हैं, सी और डी। तो सी और डी बी से भी बात कर सकते हैं, और बी के जो इमीडिएट सुपीरियर है, जो बी के ऊपर बैठता है ए, उससे भी बात कर सकते हैं। दैट इज वाई इसको कहते हैं इन्वर्टेड वी, क्योंकि ये उल्टा वी बन गया ना एक टाइप का। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आ जाता है एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, ये दोनों के दोनों इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है एडवांटेज, फर्स्ट एडवांटेज है इसका, मैंने क्रॉस कर दिया, पेन कलर चेंज करता हूँ। फर्स्ट एडवांटेज है इसका सिस्टमैटिक। जो भी फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है वो सिस्टमैटिक तरीके से होती है, कौन किससे बात कर रहा है, किससे ऑफिशियल जो कम्युनिकेट कर रहा है, वो सारे का रिकॉर्ड होता है, ठीक है। एंश्योर्स ऑर्डरली फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। इससे क्या होता है, ऑर्डरली फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, नंबर वाइज इंफॉर्मेशन पास ऑन की जाती है सुपीरियर से सबऑर्डिनेट तक। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी इजीली लोकेटेड। अगर आपके पास फॉर्मल कम्युनिकेशन है तो आपको आसानी से पता लग सकता है कि किसने क्या बात की, क्योंकि हर एक चीज रिटर्न में पास ऑन की जाती है अपने सबऑर्डिनेट्स की तरफ। तो सबऑर्डिनेट्स के पास भी सबूत होता है कि भाई हमारे को तो ये इन्फॉर्मेशन जो हमारा सुपीरियर है उसने दी थी। तो आप इन्फॉर्मेशन का सोर्स जो है उसको लोकेट कर सकते हो। इजी टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसने किसको क्या बात कही वो भी सब निकल सकता है, क्योंकि जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है या जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो सारी की सारी रिटर्न में होती है, तो उसका सबूत होता है। तो आप इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हो कि किस लेवल पे ये जो कम्युनिकेशन है ये खराब हो गई। नेक्स्ट, इजी टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉयज। जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके वर्क परफॉर्मेंस को कंट्रोल किया जा सकता है, उनको ऑफिशियली कम्युनिकेट करके समझाया जा सकता है कि क्या क्या उन्होंने करना है, कैसे कैसे करना है। नेक्स्ट आ जाती है इसकी डिसएडवांटेजेस। नंबर 1, डिले इन पासिंग इन्फॉर्मेशन। क्योंकि जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है उसको वेरियस चैनल्स को पास करके नीचे 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 जाना है, तो क्या पता इसमें पता नहीं कितने महीने लग जाएं, ठीक है। तो ये होता है कि डिले इन पासिंग इन्फॉर्मेशन को पास करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इन्फॉर्मेशन इज पास थ्रू इम्पर्सनल मैनर का मतलब होता है कि जो ऑफिशियल तरीका है उसी तरीके से आप पास ऑन कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को, अपना कुछ ऐड ऑन नहीं कर सकते, ठीक है। ऐड ऑन हल्का फुल्का कर सकते हो मगर वो भी ऑफिशियल मैनर में होना चाहिए। तो इसमें इम्पर्सनल मैनर में ही आगे बात की जाती है, मतलब फॉर्मल तरीके से काफ़ी। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट आ जाता है, इन्फॉर्मेशन मे नॉट बी ट्रांसमिटेड एक्यूरेटली टू अवॉइड अनफेवरेबल इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कभी कभी क्या होता है, सुपीरियर्स को कई बातें पता होती हैं कि कंपनी का हाल कैसा है कैसा नहीं है, फिर भी वो नीचे पूरी की पूरी बात नहीं बताते ताकि ये ना हो कि इसका कंपनी पे बुरा असर पड़े। तो जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि वो पूरी की पूरी बात नीचे
नीचे वाले अपने सबऑर्डिनेट्स को नहीं कम्युनिकेट कर पाते। आई होप ये आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं करूँगा वो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक टॉपिक करूंगा जिसका नाम है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? द कम्युनिकेशन विच इज नॉट ऑफिशियली अटैच्ड बिटवीन एम्प्लॉयज or the members of organization is called informal communication. It includes social interactions, friendly talks, etc. etc. तो बेसिकली कोई भी ऐसी कम्युनिकेशन जो ऑफिशियल नहीं है, मतलब काम से रिलेटेड नहीं है, कंपनी के अंदर जो काम चल रहा है उससे रिलेटेड नहीं है, अपनी फ्रेंडली टॉक्स है या फिर कोई सोशल इंटरेक्शन है, कोई वैसे हाई हेलो है, उसको हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? नो फिक्स्ड पाथ और डायरेक्शन, क्योंकि कोई भी किसी से भी बातें कर सकता है, ठीक है, विदाउट एनी ऑफिशियल मैटर कोई किसी से बात करेगा तो वो क्या होगी? इनफॉर्मल टॉक्स होगी या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेप वाइन, इसको ग्रेप वाइन भी कहा जाता है। नो फिक्स सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इससे हमें पता ही नहीं लगता कि किसने क्या बात कही और क्या, क्योंकि कोई सबूत नहीं होता, रिटर्न फॉर्म नहीं होता, ज्यादातर वर्बल होती है, तो हमें पता ही नहीं लगता किसने किसको क्या बात कही और बात शुरू कहाँ से हुई। तो बेसिकली इसके कॉमन टाइप्स करेंगे कि कितने टाइप की ऑफिशियल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। पहला होता है गॉसिपिंग या गॉसिप। इसमें क्या है? इन्फॉर्मेशन इज शेयर्ड बिटवीन मैनी पर्सन्स, मतलब एक से ज्यादा पर्सन्स के बीच में शेयर की जाती है। इसमें मैंने लिखा है इन्फॉर्मेशन इज शेयर्ड बाय वन पर्सन इन हिज और हर सोशल ग्रुप। वो अपने सोशल ग्रुप में कोई भी बातचीत शुरू कर देता है, गप्पे गुप्पे मारनी शुरू कर देता है, उसे गॉसिपिंग भी कह देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्लस्टर्स। इसमें क्या होता है? वन पर्सन शेयर्स इंफॉर्मेशन टू अनदर पर्सन हु शेयर्स इंफॉर्मेशन टू सम अदर ग्रुप। मैंने किसी फ्रेंड से बात की, उस फ्रेंड ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप या किसी भी ग्रुप में वो बात फैला दी, तो बेसिकली इसको क्लस्टर्स कहते हैं। सिंगल स्ट्रैंड, इसमें क्या आ जाता है? ईच इंडिविजुअल कम्युनिकेट्स टू अनदर इन सीक्वेंस। इसमें मैंने अपने एक फ्रेंड से बात की, उसने दूसरे से पूछा, उसने तीसरे से पूछा, इस टाइप का। नेक्स्ट आ जाता है प्रोबेबिलिटी। इसमें क्या है? इंडिविजुअल कम्युनिकेट्स रैंडमली विद अदर इंडिविजुअल्स। जैसे मैंने अपने एक फ्रेंड से बात की, उसने दूसरे से की, नहीं की, कोई पता नहीं, मगर उसने तीसरे से कर ली, और तीसरे ने किसी और से की, नहीं की, कोई पता नहीं। तो इसमें बेसिकली कोई रिकॉर्ड तो होता नहीं है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, तो हम रिकॉर्ड नहीं निकाल सकते कि किसने क्या बात शुरू की थी। तो नेक्स्ट टॉपिक जो मैं लेके आ रहा हूँ वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो ऐसी छोटी छोटी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स या फिर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या हैं? इसके फायदे क्या हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के? इसको हम दो हेडिंग्स में डिस्कस करेंगे, एम्प्लॉयज व्यू पॉइंट एंड मैनेजमेंट व्यू पॉइंट। ठीक है, एम्प्लॉय के व्यू पॉइंट से ये काफी अच्छा क्यों है? सबसे पहला सोशल सेटिस्फैक्शन। अगर वो आपस में गॉसिपिंग वगैरह करते हैं, कोई अपना सोशल इंटरेक्शन करते हैं, तो उनको सोशल सेटिस्फैक्शन मिलती है और काम करते करते बोर भी नहीं होंगे। सच मैटर्स कैन बी डिस्कस्ड विच कैन नॉट बी डिस्कस थ्रू ऑफिशियल चैनल्स। बेसिकली ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू हम सारी बातें डिस्कस नहीं कर सकते, ये उसकी रिस्ट्रिक्शन और डीमेरिट भी थी। तो वो बातें हम ऐसे ही ओरली कर सकते हैं, जिससे कि जो कम्युनिकेशन गैप है वो खत्म हो सकता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू ऑल मेंबर्स कटिंग अक्रॉस द ऑफिशियल चैनल्स। इसमें क्या है? अगर किसी से बात करनी है तो जैसे मैंने अपने नीचे वाले से बात की, उसने नीचे वाले से बात की, नीचे वाले से बात की, ऐसे तो काफी टाइम लग सकता है। तो ये जो टाइम लैग है इसको कम करने के लिए हम इनफॉर्मल टॉक्स कर सकते हैं। जैसे मैंने किसी को बता दी कि भाई ऐसे ऐसे बात है, आप अपने आगे कर देना, ऐसे कर करके इन्फॉर्मेशन को जो है वो ऑफिशियल चैनल्स को काट के एकदम से पहुंचाई जा सकती है, तो फास्ट इन्फॉर्मेशन हो सकती है। मैनेजमेंट के लिए क्यों जरूरी है? चलिए अब वो करते हैं, मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू को पढ़ते हैं। मैनेजर कैन फिल अप कम्युनिकेशन गैप। जो कम्युनिकेशन गैप ऑफिशियल कम्युनिकेशन में रह जाता है, क्योंकि ऑफिशियल कम्युनिकेशन में हर एक बात तो डिस्कस नहीं कर सकते, वो इस तरीके से फिलअप कर सकता है वर्बली, बोल बोल के। इन्फॉर्मेशन ट्रेवल्स वेरी फास्ट। इन्फॉर्मेशन काफी तेजी से मतलब जाती है, और तेजी से जाएगी तो एक्शन भी फास्ट होगा। ठीक है, मैनेजर्स कैन गेट ट्रू एंड एक्यूरेट रिस्पॉन्स। मैनेजर्स को सबऑर्डिनेट से पता लग जाएगा कि ट्रू या एक्यूरेट रिस्पॉन्स क्या है, अच्छा काम हो रहा है, बुरा काम हो रहा है। अब कई काम ऐसे ऑफिशियली लिख के नहीं ना बता सकते कि कैसे काम हो रहा है। नेक्स्ट, इमोशनल रिलीफ टू एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय को इमोशनल रिलीफ मिलता है अगर वो बातचीत करेंगे काम के दौरान,
थोड़ा बहुत बातचीत करेंगे आपस में, एक दूसरे की फैमिली लाइफ या फ्रेंडली लाइफ या कोई भी लाइफ को डिस्कस करेंगे, तो उनको इमोशनल रिलीफ मिलेगा। हर वक्त कंप्यूटर की तरह या मशीन की तरह काम करते रहेंगे तो वो थक जाएंगे और उनको रिलीफ भी नहीं मिलेगा और उनकी एफिशिएंसी गिर जाएगी। अब आ जाता है इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। क्या इसके फायदे ही फायदे, नुकसान भी तो होंगे ना। पहला नुकसान ये कि इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स इन अ वेरी अनसिस्टमेटिक मैनर। कोई पता नहीं किसने किसको क्या कहा, और इन्फॉर्मेशन अगर डिस्टॉर्ट होगी, चेंज होगी, ठीक है, वाइल पासिंग थ्रू वेरियस चैनल्स। जैसे आपको पता ही है, आपके रिश्तेदार या मेरे आपके तो नहीं, मैं अपने रिश्तेदारों की बात करता हूँ। मैंने एक रिश्तेदार से बात की, उसने आगे 2 और ऐड करके सुना दी, उसने किसी और को 4 और ऐड कर दी। ऐसे करते करते इन्फॉर्मेशन तो जब तक मेरे पास पहुंचेगी दोबारा, उसका तो बात का बतंगड़ बन जाएगा, ठीक है ना। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई पता नहीं किसने क्या मिक्स करके मिर्च मसाला लगा के बात कर ली। इससे क्या होता है, रूमर्स फैलते हैं, अफवाहें फैलती हैं, फॉल्स फैक्ट्स भी फैल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कैन नॉट फिक्स एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें क्या पता किसने क्या मिर्च मसाला ऐड किया उसके अंदर, तो हम किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते। लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। अगर हमने इनफॉर्मली किसी के साथ वैसे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन बोल दी और वो एकदम से फैल गई, तो कंपनी का बेड़ा गर्क हो जाएगा, पट्टा बैठ जाएगा, ठीक है। तो मतलब कंपनी के लिए बहुत नेगेटिव हो सकता है। तो ये थी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूँ बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ऐसे कौन कौन से बैरियर्स हैं जो एक अच्छी कम्युनिकेशन को मतलब हर्डल्स क्रिएट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बिजनेस का एक और टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसको हम कहते हैं बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो रुकावट क्रिएट करती हैं, खलल डालती हैं, या फिर एक अच्छी कम्युनिकेशन को मतलब रोकती हैं, ठीक है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, तो चलिए मैंने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लिखी है, यहाँ से शुरू करते हैं। मैनी अ टाइम्स मैसेज सेंट बाय द सेंडर, जो भी सेंडर मैसेज सेंड करता है, डज नॉट रीच द रिसीवर इन द सेम मैनर एज एक्सपेक्टेड बाय सेंडर। सेंडर ने कोई मैसेज सेंड किया मगर रिसीवर के पास वो मैसेज उस तरीके से नहीं पहुंचा। सम ऑफ द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन आर डिस्कस्ड एज अंडर। ये किस वजह से हो सकता है, ये फॉलोइंग वजह से हो सकता है जो कि मैंने डिस्कस की है। सबसे पहला पॉइंट मैंने डिस्कस किया है सिमेंटिक बैरियर्स। सिमेंटिक बैरियर्स क्या होता है बेसिकली, इसके अंदर कई पॉइंट्स हैं, सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। सेम वर्ड्स एंड सेंटेंसेस can be understood differently by different people in an organization, which means difference in the understanding which may arise due to different levels of employment. Basically, अगर आपने सेम वर्ड्स या सेंटेंसेस यूज़ किए, मैंने अपने सबॉर्डिनेट से किए वही कम्युनिकेशन, और वही कम्युनिकेशन मैंने सबॉर्डिनेट के नीचे 3-4 लेवल जो नीचे हैं जैसे पीएन या क्लर्क, उससे कर लिए, मगर उसने उसको डिफरेंट तरीके से समझा क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन और जो उसका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो डिफरेंट है। और मैंने वही बात जो मेरे नीचे इंजीनियर था उसको मैंने दी, तो उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल डिफरेंट है, तो उसने उस चीज़ को डिफरेंट तरीके से समझा। उसे हम कहते हैं सिमेंटिक बैरियर्स। बेसिकली इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। इसमें क्या आ जाता है, इट अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ वोकेबलरी। हम अच्छी वोकेबलरी यूज़ ना करें। समटाइम्स मैनेजर्स, मैंने मैनेजर्स लिखा हुआ है, मैंने यहाँ लिख देता हूँ मैनेजर्स, ठीक है। तो समटाइम्स मैनेजर्स, कभी कभी स्पीड में हो जाता है, तो समटाइम्स मैनेजर्स में यूज रॉन्ग वर्ड्स और ओमिट द वर्ड्स जो चाहिए। मैनेजर कभी कभी फास्ट कम्युनिकेशन भेजने के चक्कर में जो सही वर्ड्स हैं उनको गायब कर देते हैं, वोकैबुलरी की मिस्टेक्स कर देते हैं, जिससे अलग अलग बंदों को उसको समझने में अलग अलग मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और अच्छे तरीके से उनको समझ नहीं आती। नेक्स्ट आ जाता है सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स, ठीक है। अगर आप कोई ऐसा मैसेज सेंड कर रहे हैं जिसके डबल मीनिंग या डिफरेंट मीनिंग है, तो अलग अलग लोग तो उसे अलग अलग तरीके से ही समझेंगे ना। तो इसमें आ जाता है अ वर्ड मे हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड रिसीवर मे अंडरस्टैंड दैट, क्या लिखा है, हाँ, एंड रिसीवर मे अंडरस्टैंड द अदर मीनिंग। मतलब हमने कोई भी एक मैसेज भेजा, ए ने बी को मैसेज भेजा और सी को मैसेज भेजा, तो ये जो मैसेज भेजा वो डबल मीनिंग वाला था। तो ए ने जो बी को भेजा या सी को भेजा, क्या पता बी और सी उसको अलग अलग तरीके से लें। तो कहने की बात इसमें ये आ जाती है सारी की सारी कि अगर आप डबल मीनिंग वाले या डिफरेंट मीनिंग वाले मैसेजेस आगे भेजते हैं, तो आपके जो नीचे वाले फॉलोअर्स हैं या जो ऊपर वाले बैठे हैं जिनको कम्युनिकेट कर रहे हो, क्या पता वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड ही ना कर पाए। ये भी तो एक बैरियर टू कम्युनिकेशन है ना। नेक्स्ट आ जाता है फॉल्टी ट्रांसलेशन। तो फॉल्टी ट्रांसलेशन भी एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो मेजर है। फॉर एग्जांपल मैंने मतलब किसी रीजनल लैंग्वेज में
या मतलब हिंदी, उर्दू, अरेबिक, फारसी, पंजाबी उसमें भेज दिया। मगर मैंने किसी अंग्रेज़ को भेजा, उसको तो इंग्लिश आती है, बाकी सारी लैंग्वेजेस नहीं आती। वो इसको कॉपी करके गूगल में डालेगा, गूगल आपको पता है 100% ट्रांसलेट सही तो नहीं कर पाता ना, इसलिए भी क्या पता वो गूगल थोड़े वर्ड्स चेंज कर दे और ट्रांसलेशन का मतलब ही थोड़ा डिफरेंट हो जाए। तो इसको मैंने सिंपल वर्ड्स में कैसे लिखा है, इफ़ अ वर्कर डू नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज विच इज़ यूज बाय अ मैनेजर सो द वर्कर्स गेट इट ट्रांसलेटेड, उसको ट्रांसलेट करवाएगा। बट इफ़ ट्रांसलेटर इज़ नॉट एफिशिएंट, अगर ट्रांसलेटर एफिशिएंट नहीं है, ही और शी मे मेक मिस्टेक्स इन ट्रांसलेशन, तो जिससे उसने ट्रांसलेट करवाया, मैं तो गूगल की एग्जांपल दी थी, अगर वो अपने काम में एक्सपर्ट नहीं है तो वो उसका मीनिंग चेंज कर देंगे और रॉन्ग मैसेज कन्वे हो जाएगा, किसको, जिसको मैसेज आया है। तो ये जो है फॉल्टी ट्रांसलेशन, ये भी एक रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस। बेसिकली इसमें क्या होता है, वर्कर्स में मिस इंटरप्रेट द अजम्पशंस रिलेटेड टू मैसेज। जब भी आप किसी को मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हो या मैसेज दे रहे हो तो उसको पहले अजम्पशंस दे दो कि ये मैसेज इन इन कंडीशंस पे बेस्ड है। अगर वर्कर वो कंडीशन समझ ही नहीं पाया और फिर भी मैसेज रिसीव करता है तो क्या पता वो उसको मिस इंटरप्रेट कर दे, उसको नेगेटिव वे में ले जाए। नेक्स्ट है टेक्निकल जैरगन्स। टेक्निकल जैरगन्स बेसिकली क्या होता है, इसमें क्या है, मैनेजर समटाइम्स यूज टेक्निकल वर्ड्स व्हाइल एक्सप्लेनिंग टू सबऑर्डिनेट्स विच मे नॉट अंडरस्टूड बाय द वर्कर्स। जो भी मैनेजर है उसने वर्कर्स को टेक्निकल लैंग्वेज में बोलना शुरू कर दिया। अब टेक्निकल लैंग्वेज अगर वर्कर को आती होती तो वो उससे ऊपर ही काम कर रहा होता, वर्कर को समझ ही नहीं आएगी तो वो भी मिस कम्युनिकेशन होगी। नेक्स्ट आ जाता है बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग। तो बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग भी एक जो इम्पॉर्टेंट हर्डल है या बैरियर है। इसमें क्या होता है, इफ द वर्बल कम्युनिकेशन डज नॉट मैच विद द बॉडी लैंग्वेज, आप वर्बल कम्युनिकेशन कुछ और कर रहे हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और है, तो वर्कर्स मे गेट कंफ्यूज्ड एंड मिसअंडरस्टैंड द मीनिंग। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही है, आप गुस्से में और एकदम अड़ियल तरीके से बोल रहे हो और ये बोल रहे हो आपकी तनख्वाह बढ़ जाएगी या इस टाइप का कोई कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप वर्कर्स जो नीचे होंगे आपके वो कहेंगे ला इसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही है और ये बातें कुछ और कह रहा है, तो वो फिर भी उसको मतलब अच्छी तरह से फॉलो नहीं करेंगे और मिस कम्युनिकेशन हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये तो थे सिमेंटिक बैरियर्स, नेक्स्ट आ जाते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स। इसमें क्या होता है, इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऑल्सो एक्ट एज अ बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मेन कॉजेज क्या है इसके, सबसे पहला प्री मेच्योर इवेल्युएशन। Sometimes people evaluate the meaning of message before the sender completes the message. जो सेंडर है उसने अपनी बात अभी पूरी की नहीं है, आपने पहले ही सुन के उसको काटना शुरू कर दिया कि नहीं जी ऐसा नहीं है जी वैसा नहीं है, तो पहले कंप्लीट तो होने दो मैसेज। तो प्री मेच्योर एवेल्युएशन भी कम्युनिकेशन को खराब करती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ अटेंशन। इसमें क्या होता है, जैसे कभी कभी मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता हूँ, उनका ध्यान ही कहीं और होता है, तो वो कम्युनिकेशन को लेंगे कैसे। वैसे ही अगर मैनेजर सबऑर्डिनेट्स को कुछ बता रहा है और मैं जो सबऑर्डिनेट है वो अपनी घर की प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं या बाहर की प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं, मैसेज को ले ही नहीं पा रहे, तो इसमें मैंने लिखा है व्हेन रिसीवर डज नॉट पे अटेंशन टू द मैसेज ड्यू टू विच कम्युनिकेशन बिकम्स इनइफेक्टिव। ध्यान ही उनका कहीं और है। नेक्स्ट लॉस ऑफ ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। इसमें क्या आ जाता है, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन व्हेन कम्युनिकेशन पास थ्रू वेरियस लेवल्स। वेरियस लिखना था यहाँ पे, मैं इसको काट देता हूँ, वेरियस, ठीक है, वेरियस लेवल्स, इसको अच्छे से कर लेता हूँ, वेरियस वेरियस, ठीक है, कभी कभी लिखने में हो जाता है। तो अगर इन्फॉर्मेशन वेरियस लेवल से पास थ्रू हो रही है, पास थ्रू हो रही है वेरियस लेवल से, मतलब कि मैंने किसी और को कहा, किसी और ने किसी और को कहा, किसी और ने किसी और को कहा, अगर इस टाइप की कम्युनिकेशन चलेगी वेरियस लेवल्स के थ्रू पास ऑन होने की वजह से बात ही चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है मोस्टली अकर इन ओरल कम्युनिकेशन। ये ज़्यादातर ओरल कम्युनिकेशन में या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में भी हो सकता है। व्हेन मैनेजर मे नॉट बी एबल टू रिटेन ऑल द इंफॉर्मेशन ओरली कन्वेड टू देम। बेसिकली मैनेजर ने अपने सबऑर्डिनेट्स को ओरली इतना कुछ बता दिया और याद ही नहीं रहा उसको मैंने क्या बताया क्या नहीं बताया, ठीक है, तो लॉस ऑफ ट्रांसमिशन इसको कह सकते हैं। और पुअर रिटेंशन के याद ही नहीं रहा, रिटेन ही नहीं कर पाया। नेक्स्ट है डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट मतलब जो कम्युनिकेटर है और जो रिसीवर है उसके बीच में भरोसा ही नहीं है, ठीक है। बोथ कम्युनिकेटर एंड रिसीवर मे नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर्स मैसेज एंड ऑल्सो डू नॉट गिव मच इंपॉर्टेंस। अगर वो एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के बीच में आएगी वो तो उस पर भरोसा ही नहीं करेंगे, समझ गए बात। दे डू नॉट गिव
मच इंपॉर्टेंस टू द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन देम, क्योंकि उनके बीच में आपस में मतलब भरोसा नहीं है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी में क्या है, बेसिकली इट इंक्लूड्स फैक्टर्स रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, अथॉरिटी रिलेशनशिप, रूल्स एटसेट्रा एटसेट्रा। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी होती है कि कितनी इन्फॉर्मेशन नीचे पास ऑन करनी है और कितनी नहीं करनी। इसमें पहला पॉइंट आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। सम ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज डज नॉट सपोर्ट फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि भाई नीचे वालों को कितनी इन्फॉर्मेशन देनी है, अपने सबऑर्डिनेट्स को कितनी नहीं देनी, उन्होंने इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन नीचे जाती नहीं है, तो वो भी कम्युनिकेशन का बैरियर है। नेक्स्ट, रूल्स रेगुलेशंस। इट में क्रिएट बैरियर्स इफ लीड टू रेड टेपिज्म, डिले इन एक्शन एटसेट्रा एटसेट्रा। कई कंपनी में इतने ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि पहले इस तरीके से करो, फिर ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो, काम इतना डिले हो जाता है रेड टेपिज्म की वजह से कि नीचे तक कम्युनिकेशन पहुंच ही नहीं पाती। नेक्स्ट आ जाता है स्टेटस डिफरेंसेस। कई लोग कहते हैं हमारा तो स्टेटस हाई है, हम नीचे वाले को ये पूरी बात कहें क्यों। पीपल वर्किंग एट हायर लेवल डू नॉट बिलीव इन द इंफॉर्मेशन सप्लाइड फ्रॉम लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज एंड वाइस वर्सा। अगर लोअर लेवल एम्प्लॉय कुछ हायर लेवल के बंदे को कहेगा, वो यकीन ही नहीं करेगा, वो भी मिस कम्युनिकेशन होगी, हर्डल हो गया एक। और अगर हायर लेवल का बंदा नीचे वाले बंदे को कोई बात बताएगा या पूरी इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं करेगा, वो भी मिस कम्युनिकेशन होगी। और ऊपर वाले बंदे की बात पे, मतलब सुपीरियर की बात पे सबऑर्डिनेट भरोसा ही नहीं करते, डिस्ट्रस्ट वाला पॉइंट जो पहले आ गया था, वो भी मिस कम्युनिकेशन होगी। तो नेक्स्ट आ जाता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या क्या होता है, व्हेन इंफॉर्मेशन पासिस थ्रू वेरियस लेवल्स देन देयर कैन बी स्क्रीनिंग और फिल्टरिंग एट डिफरेंट लेवल्स। अगर इंफॉर्मेशन को वेरियस लेवल से पास ऑन किया जाएगा और हर एक लेवल पे उस मैसेज की स्क्रीनिंग होगी और उसमें फिल्टरिंग होगी, कुछ ऐड प्लस माइनस कुछ होगा, तो इन्फॉर्मेशन जब तक एंड तक पहुंचेगी वो तो बिल्कुल ही चेंज होगी। नेक्स्ट आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज। बेसिकली अगर ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज ही अवेलेबल नहीं है अच्छी, तो नीचे तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी कैसे, या नीचे से ऊपर भी कैसे पहुंचेगी। इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस इफेक्टिव फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन सम फैसिलिटीज आर अवेलेबल। ये तभी होगा जब फैसिलिटीज अवेलेबल है। अगर फैसिलिटीज ही अवेलेबल नहीं है तो कम्युनिकेशन कैसे हो पाएगी। इसलिए बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लेंट बॉक्स होता है कि जो नीचे वाले लोग हैं उनको कोई कंप्लेंट करनी है तो वो कंप्लेंट बॉक्स में कर दें। गेट टुगेदर्स होती हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। बट इफ सच फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल, अगर ऐसी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होगी तो पॉसिबिलिटी ऑफ नो कम्युनिकेशन, या तो कम्युनिकेशन ही नहीं होगी या मिस कम्युनिकेशन हो जाएगी, जो बैरियर क्रिएट करती है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट आ जाता है पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर में क्या है, इट इंक्लूड्स पर्सनल फैक्टर्स ऑफ सेंडर एंड रिसीवर। उनके बीच में जो पर्सनल फैक्टर्स हैं उनकी वजह से कम्युनिकेशन खराब होती है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन सबऑर्डिनेट। अगर सुपीरियर का सबऑर्डिनेट पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो वो उसको पूरी इन्फॉर्मेशन पास ऑन ही नहीं करेगा। ड्यू टू विच सुपीरियर पे नो अटेंशन टू देयर या सबऑर्डिनेट्स एडवाइसेज एंड ओपिनियंस। अगर सुपीरियर को सबऑर्डिनेट पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो सबऑर्डिनेट जो भी उसको सजेशंस या फिर एडवाइसेस देंगे या अपने ओपिनियन देंगे, ओपिनियन की भी स्पेलिंग गलत हो गई, रुको 2 मिनट, ओपिनियन की स्पेलिंग मैं ऐसे लिख लेता हूँ, रुको, ओपिनियन, स्पीड में कभी ऐसा हो जाता है, ओपिनियंस एटसेट्रा एटसेट्रा ऐसे कर लेता हूँ। उसके बाद आ जाता है लैक ऑफ इंसेंटिव्स। कई लोग कहते हैं कि मैं नीचे वाले के साथ क्यों बात करूं, मैं क्यों उससे इन्फॉर्मेशन पास करूं, मेरा क्या है, मेरा क्या फायदा है। तो इफ there is no incentive for communication then the subordinate may not take initiative to give suggestions। अगर नीचे वाले को कोई वो इंसेंटिव ही नहीं है कि मेरे को क्या फायदा होना है, मेरी तो तनख्वाह उतनी रहनी, मैं ऊपर वाले को क्यों सलाह मशवरा दूं या अपने नीचे वाले को क्यों सलाह मशवरा दूं, तो उस केस में इंसेंटिव नहीं होता तो कम्युनिकेशन पे रुकावट लग सकती है, मतलब हर्डल है एक। फियर ऑफ अथॉरिटी। कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स सुपीरियर्स कंसील एंड हाइड इंफॉर्मेशन इफ दे हैव फियर ऑफ लूजिंग देयर अथॉरिटी ओवर सबऑर्डिनेट्स। कभी कभी जो सुपीरियर्स हैं वो सबऑर्डिनेट से काफ़ी बातें छुपाते हैं कि अगर हमने ये सारी बातें नीचे बता दी तो हमारा तो डर ही नहीं लगेगा लोगों को और हमारी अथॉरिटी ख़त्म हो जाएगी, इसलिए भी वो पूरी कम्युनिकेशन नहीं करते। एंड लास्ट पॉइंट इज अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। इफ subordinates feel that the information may negatively affect their interest, then the employees won't communicate the message or information to superior। अगर सबऑर्डिनेट को पता लग गया कि ये कम्युनिकेशन अगर मैंने ऊपर की तो इस कम्युनिकेशन से मेरी जॉब भी जा सकती है या मेरा अप्रेजल रुक सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो कहेगा मेरे को क्या ज़रूरत पड़ी है मैं अपने नेगेटिव के लिए खुद ही इन्फॉर्मेशन पास ऑन करूं, तो वो कभी भी इन्फॉर्मेशन सुपीरियर को नहीं पास ऑन करेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा
कि कम्युनिकेशन बैरियर्स को कैसे हटाया जा सकता है, कम्युनिकेशन को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो कम्युनिकेशन को रोकते हैं, जो कम्युनिकेशन को में हर्डल क्रिएट करते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन। जब भी आप किसी लेवल के बंदे से, अपने लो लेवल या हायर लेवल के बंदे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपने से सुपीरियर से या सबऑर्डिनेट से, तो आप क्लैरिफाई कर दें कि भाई मैं ये मैसेज इस वजह से करना चाहता हूँ। कम्युनिकेशन से पहले आप सारा आइडिया क्लैरिफाई कर दीजिए। इसमें मैंने सिंपल वर्ड्स में लिखा है, द मैसेज कैन बी कन्वेड प्रॉपरली only if it is clearly formulated इन अ माइंड ऑफ कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर के माइंड में एकदम क्लियर होगा तभी कम्युनिकेशन करने का फायदा है। और क्लैरिटी के लिए आप पहले ही उसे क्लियर कर दो कि मेरा आइडिया ये है, मैं इस वजह से कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ। सेकेंड पॉइंट आ जाता है कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर। जो भी रिसीवर की जो नीड है उसी के हिसाब से कम्युनिकेशन करनी है। अगर आपको ज़्यादा ही फालतू बोलते रहोगे तो रिसीवर तो सुनना ही बंद कर देगा। जैसे मैं बच्चों को जितना वो पढ़ना चाहते हैं उनकी शक्लें देख के मैं जब क्लास ले रहा होता हूँ मुझे पता लग जाता है, और जैसे मुझे लगता है उनकी शक्लों से उनकी बैटरी डाउन हो गई है बच्चों की, तो मैं रुक जाता हूँ। मैं कहता हूँ आज के लिए इतना ही, तो बच्चे खुश हो जाते हैं। तो आप उतना ही कम्युनिकेट करो जितना रिसीवर लेना चाहता है। अगर मैं 2-3 घंटे पढ़ाता रहूँगा या फिर मैनेजर 4-4 घंटे के लेक्चर अपने सबऑर्डिनेट को देंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेसिकली इसमें लिखा है नीड ऑफ रिसीवर मस्ट बी केप्ट इन माइंड एंड आर एफर्ट टू सी दैट मैसेज मस्ट बी वैल्यूड बाय द रिसीवर। अगर हम बोलते रहेंगे तो रिसीवर तो हमारे मैसेज को वैल्यू करना बंद कर देगा ना। तो सिलेक्ट वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन लेवल ऑफ रिसीवर। रिसीवर के एजुकेशन लेवल के हिसाब से आप वर्ड्स यूज़ करो ताकि वो थोड़ा इंटरेस्ट ले। अगर आप पीएन को पीएचडी वाली लैंग्वेज या फिर टेक्निकल लैंग्वेज में समझाने शुरू कर दोगे तो वो समझेगा थोड़ी ना, वो तो ऊपर से निकल जाएगी ना, वो मतलब कोई इंटरेस्ट जाहिर करेगा अपना। थर्ड पॉइंट आ जाता है कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेशन। अगर हमने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना है तो हर एक से कंसल्ट करो कि मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ, कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, तो लोग अपने आइडियाज़ देंगे, उससे कम्युनिकेशन अच्छी हो सकती है। इसको सिंपल वर्ड्स में मैंने लिखा है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द पर्सन्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन या इन द ऑर्गेनाइजेशन as all have to work towards the company goal. Plans should be developed in consultation and investment of subordinates. तो basically इसमें कंसल्टेशन एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट्स भी होनी चाहिए कि जितना कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो सुपीरियर्स इन्वॉल्व हैं उतनी ही इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स के, उतना ही एफर्ट्स सबऑर्डिनेट्स के भी होने चाहिए। तो इसमें बताया कि जब भी आप कम्युनिकेशन करने लगे, कम्युनिकेशन करने से पहले सबसे कंसल्ट कर लें ताकि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सके। यूज़ ऑफ प्रॉपर वर्ड्स, लैंग्वेज और कंटेंट ऑफ द मैसेज सही होना चाहिए, प्रॉपर टोन होनी चाहिए और कंटेंट अच्छा होना चाहिए, तभी ये कर पाएंगे, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मतलब इसी के अंदर अगर हम वर्ड्स, टोन एंड सिंबल्स मस्ट बी यूज केयरफुली, जिनके डबल मीनिंग नहीं होने चाहिए। लैंग्वेज शुड नॉट ऑफेंड सेंटिमेंट्स ऑफ लिसनर। आपकी लैंग्वेज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो आपके जो लिसनर्स हैं उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाएं, फिर वो आपकी बात सुनना ही बंद कर देंगे। सिंबल्स यूज्ड इन द मैसेज मस्ट बी नोन टू लिसनर। जो भी आप सिंबल्स या इशारों से काम कर रहे हो या किसी भी तरीके से जेस्चर से कर रहे हो, ये सारे के सारे जो सिंबल्स हैं वो लिसनर को पता होने चाहिए। अगर उसे पता ही नहीं होगा तो उसे समझ ही नहीं आएगी कि आप बात क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर फीडबैक। इसमें क्या है, we can never know whether receiver has understood the message or not. उसकी फीडबैक लेनी बहुत ज़रूरी है। जब भी आप किसी को मैसेज सेंड कर रहे हैं उस बंदे से फीडबैक ले लें कि यहाँ तक समझ आ गया, ऐसे समझ आ गया, जो नहीं समझ आया मुझे बताओ दोबारा ताकि मैं और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँ। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सजेशंस एंड क्रिटिसिज्म। अगर रिसीवर हमारी क्रिटिसिज्म या सजेशंस हमें देता है तो उससे हम अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कम्युनिकेशन फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फॉर फ्यूचर। कम्युनिकेशन प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए होनी चाहिए। कम्युनिकेशन मस्ट मीट द नीड फॉर प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन। कि कंपनी इस तरीके से कम्युनिकेट करे कि आज भी कम्युनिकेट कर पा रही है और फ्यूचर के लिए भी वो होना चाहिए। कंसिस्टेंसी इन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कम्युनिकेशन। ऐसा ना हो कि आपने किसी से कम्युनिकेट किया और फ्यूचर में आप उसे बोल ही नहीं पा रहे क्योंकि आपकी लड़ाई हो गई या फिर कोई बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज हो गया। तो इस टाइप का नहीं होना चाहिए। आज के कम्युनिकेशन भी हो और फ्यूचर की कम्युनिकेशन भी लगातार चलती रहे। नेक्स्ट है फॉलो अप कम्युनिकेशन। इसमें क्या है, प्रॉपर
फॉलो अप ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय मैनेजर टू सबऑर्डिनेट्स। अपनी कम्युनिकेशन खत्म करने के बाद फॉलो अप कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि ये बातें मैंने इसलिए बताई, ये कम्युनिकेशन मैंने इस तरीके से की, ताकि और अच्छे तरीके से समझ आ सके। नेक्स्ट है गुड लिसनर। अगर आपको एक अच्छी कम्युनिकेशन करनी है तो आपको एक अच्छा लिसनर भी होना पड़ेगा। ये नहीं कि आप वन साइडेड कम्युनिकेशन करी जा रहे हैं और किसी और की सुन ही नहीं रहे हैं, तो दूसरे की बात भी एक अच्छी तरह से सुनेंगे, वो भी तो कम्युनिकेशन ही हुई ना, वो इंसान भी तो हमें कम्युनिकेट करना चाहता है, तो आपको गुड लिसनर भी होना पड़ेगा। नेक्स्ट ओपन माइंडेड। इसमें क्या है, पार्टीज टू कम्युनिकेशन मस्ट बी ओपन माइंडेड। अपना दिमाग खुला रखें, रिजिड ना हो जाएं। रिजिड हो जाएंगे तो हम दूसरे की बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं होंगे, फ्लेक्सिबल ही नहीं होंगे। बोथ पार्टीज शुड नॉट ट्राई टू विद होल्ड द इंफॉर्मेशन फॉर देयर पर्सनल इंटरेस्ट, कि अपने इंटरेस्ट के लिए मतलब करना और कोई फ्लेक्सिबिलिटी ना दिखाना, और जो अपने को सूट करे वही कम्युनिकेट करना, दूसरे की सोचना ही ना, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कंप्लीटनेस ऑफ मैसेज। तो जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, या फिर कम्युनिकेशन आप किसी को पास ऑन कर रहे हैं, तो मैसेज को कंप्लीट होने दें। अगर मैसेज कंप्लीट ही नहीं होगा, बीच बिचाले ही आपने टांग फंसा के उसकी बात काट के अपनी बातें मारने लग गए, ऐसा नहीं जी वैसा होता है, तो उसमें कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगी। और अगर कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुई तो कम्युनिकेशन करने का कोई फायदा नहीं। तो इसमें मैंने लिखा है अ मैसेज इज इफेक्टिव ओनली व्हेन इट इज गिवन कंप्लीटली। जब वो पूरी तरह से कम्युनिकेशन की जाएगी तभी फायदेमंद रहेगी ना। द रिसीवर शुड नॉट लेफ्ट गेसिंग। रिसीवर को गेस नहीं करना चाहिए कि इसने आधी बात तो कह दी, आधी नहीं की। इससे क्या हो सकता है, इससे कम्युनिकेशन में जो अंडरस्टैंडिंग है वो खराब हो सकती है, कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टूड हो सकती है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जिससे हम अपनी कम्युनिकेशन को पहले से बेहतर बना सकते हैं। आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन लाने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है फॉर्मल कम्युनिकेशन वर्सेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, इट रेफर्स टू कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस विद इन द ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड। इसमें क्या होता है, ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड के बीच में कम्युनिकेशन जो होती है उसे फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। मगर दूसरी तरफ इधर कम्युनिकेशन तो होती है मगर बिटवीन इंडिविजुअल या ग्रुप होती है विच इज़ नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड। तो पहला पॉइंट था, जो भी फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है उसमें ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड जो कम्युनिकेशन होती है, और इनफॉर्मल में ऐसी नहीं होती। नेक्स्ट, हाईली इम्पर्सनल रिलेशनशिप। इसमें बेसिकली इम्पर्सनल रिलेशनशिप या इम्पर्सनली आप जो भी कम्युनिकेशन है वो एक बंदे से दूसरे बंदे की तरफ जाती है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है इसमें क्या होता है, पर्सनल रिलेशनशिप होते हैं। आपस में एक बंदे के दूसरे बंदे से पर्सनली ताल्लुकात होते हैं और वो आपस में जो बातचीत करते हैं उसमें पर्सनल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होते हैं। और दूसरी तरफ इम्पर्सनल, ठीक है, तो जो ऑफिशियल है उसमें इम्पर्सनल, क्योंकि उसमें तो हमने काम की बात करनी है ना, और दूसरी तरफ हम काम की बात तो कर नहीं रहे, इधर उधर की बात कर रहे हैं, तो पर्सनल रिलेशनशिप आ सकते हैं। तो बेसिकली जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है वो रिजिड होती है, क्योंकि उसके सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उसी के हिसाब से हमने करनी है। और जो इनफॉर्मल है वो फ्लेक्सिबल होती है और डायनेमिक होती है। फ्लेक्सिबल मतलब सिचुएशन के चेंज होने से अपनी मर्जी है, जैसे मर्जी कर लो, और डायनेमिक है वही टाइम के चेंज होने से चेंज। फिर फॉर्मल में आ जाता है, इट फॉलोज फॉर्मल लाइन ऑफ कमांड। इसमें फॉर्मल लाइन ऑफ कमांड होती है और इसमें इनफॉर्मल रिलेशनशिप होते हैं, कोई भी किसी से भी बात कर ले। फॉर्मल लाइन मतलब सुपीरियर सबऑर्डिनेट से करेगा, वो अपने सबऑर्डिनेट से करेगा, ऐसे चलता रहेगा। तो बेसिकली फॉर्मल रिटर्न में होती है ज़्यादातर और इनफॉर्मल ओरल में होती है। नेक्स्ट आ जाता है, इट सर्व्स द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये कंपनी के गोल को हासिल करने के लिए होती है, ये इंडिविजुअल्स के गोल को हासिल करने के लिए होती है, कि सोशल सेटिस्फैक्शन या मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए। नेक्स्ट, ये स्लो कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप सारे लेवल्स को कम्युनिकेट करना है, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्लो रहती है, क्योंकि रिटर्न इन्फॉर्मेशन देनी होती है। और ये काफ़ी फास्ट रहती है, क्योंकि ये तो ओरली बोलनी है, वर्बल है। उसके बाद इजी टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर्मल में हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं कि किसने किसको क्या कहा, क्योंकि सारा रिकॉर्ड होगा कि कम्युनिकेशन कहाँ से आई। इसमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स ही नहीं कर सकते, क्योंकि किसने किसको क्या गप मारी, क्या बात की, कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसमें वही लास्ट पॉइंट, रिकॉर्ड्स होते हैं सारे के सारे फॉर्मल कम्युनिकेशन के। रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए उनको यूज़ किया जा सके, कि मेरे को यहाँ से ये कमांड आई थी इसलिए मैंने ये काम किया। मगर जो दूसरा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, उसमें तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।